अब फाइनली हेडिंग बताओ, हेडिंग क्या है? 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, अब हम डी पार्ट में आ गए हैं। डी पार्ट बोलता है ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन किसमें? शेयर कैपिटल। चलिए, शेयर कैपिटल में ऑल्टरेशन की बात हो रही है। चलिए थोड़ा सा कंसेप्ट वापस जाते हैं। मेमोरेंडम कितने क्लॉजेस होते हैं? 6 क्लॉज होते हैं। पहला क्लॉज। दूसरा, पहला नेम, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। पहला नेम, दूसरा सिचुएशन क्लॉज, तीसरा ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी, कैपिटल। जब हेडिंग लिखा है ऑल्टरेशन ऑफ द शेयर कैपिटल, मतलब किसकी बात हो रही है? शेयर कैपिटल, कैपिटल क्लॉज की बात हो रही है। चलो, अब उसमें भी इन्होंने बोला कि भैया शेयर कैपिटल को ऑल्टर करना है, तो कब कब होता है? बायबैक करते वक्त होता है और शेयर कैपिटल को रिड्यूस करते वक्त। मतलब डी पार्ट में 2 इंपॉर्टेंट बातें पढ़ने वाले, एक बायबैक की प्रोसेस पढ़ने वाले, बायबैक क्या होता है ये समझने वाले, और शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने के अलग अलग तरीके। सबसे पहला बायबैक ही पढ़ेंगे, लेकिन बायबैक पढ़ने से पहले उन्होंने कहा कि चलिए सेक्शन 61 पढ़ेंगे। सेक्शन 61 बोलता है शेयर कैपिटल में ऑल्टरेशन। शेयर कैपिटल ऑल्टर मतलब क्या है? चेंजेस। शेयर कैपिटल को चेंज करें। शेयर कैपिटल को चेंज करने के कितने तरीके बताए? 1 2 3 4 5। कितने तरीके बताए? 5। शेयर कैपिटल को चेंज करने के 5 तरीके। एग्जाम्पल पहले देखेंगे, फिर हम थ्योरेटिकल चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहली सिचुएशन क्या है? ऑथराइज शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना। ऑथराइज कैपिटल मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय ऑथराइज कैपिटल? मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट। मैं अपनी ऑथराइज कैपिटल, ठीक है, क्या कर सकती हूँ? ऑथराइज कैपिटल अपने आरओसी के पास जाके रजिस्टर कराती, भैया ये मैक्सिमम कैपिटल जो मैं मार्केट से फंड रेज करूंगी। डन। चलिए, इफ ऑथराइज कैपिटल, अभी मेरी ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम कितनी है? 10 लाख। 10 लाख तक का ऑथराइज है, 10 लाख तक मैंने पूरा का पूरा इश्यू कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया, पूरा पे भी हो गया, लेकिन मेरी कंपनी को और पैसे की जरूरत है, तो मैं अपना ऑथराइज कैपिटल क्या कर रही हूँ? इंक्रीज कर रही हूँ। कंपनी वांट टू इश्यू मोर शेयर, इट कैन बी इंक्रीज। अब ऑथराइज कैपिटल आरओसी के पास जाके क्या करवा दो? 10 लाख की जगह क्या करवा दो? 15 लाख। क्या ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज हुआ? हाँ। क्या हमारा शेयर कैपिटल में चेंज आया? अब शेयर कैपिटल को ऑल्टर करना, ऑल्टर मतलब चेंज होता है, चेंज का मतलब इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी, चेंजेस। तो पहला चेंजेस उसने क्या बताया? ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाकर। एग्जाम्पल समझ में आया? दूसरा क्या लिखा है? कंसोलिडेशन एंड डिवीजन। कंसोलिडेशन ही है इसकी मेन हेडिंग, कंसोलिडेट करना। एग्जाम्पल, 10 शेयर्स है, 10 शेयर है, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10 शेयर है और 10 शेयर की वैल्यू क्या है? 10 ईच। बताओ वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। मैंने क्या किया? 10 शेयर को एक साथ इकट्ठा करके एक शेयर सर्टिफिकेट कर दिया, ठीक है। मेरे पास 10 शेयर सर्टिफिकेट रखे, ठीक। हर एक शेयर की वैल्यू क्या है? 10 रुपए। तो वैल्यू कितनी रखी है? 100 रुपए। तो मैंने कंपनी से जाकर क्या बोला? कंपनी एक काम करो ना, एक शेयर सर्टिफिकेट दे दो, ये 10 संभालने में मुझे दिक्कत हो रही है, एक शेयर सर्टिफिकेट कर दो और 100 रुपए की वैल्यू उसमें लिख दो। तो पहले मेरे पास 10 अलग अलग शेयर थे, हर में लिखा था 10 इट वॉज जस्ट लाइक कि भैया तुम्हारे पास 10 रुपए की चिल्लर है, और कितनी चिल्लर है? 100 रुपए की। तुमने जाकर बोला, है ना, किसके पास जाके? फुल्की वाले के पास जाकर बोला, है ना, चिल्लर आपके पास तो 10 आती ही होगी, है ना, तो इसका क्या करो? 100 रुपए कर दे दो भाई, ताकि मेरी पॉकेट में मैं थोड़ा अच्छे से मैनेज कर सकूं। तो इसे क्या बोलते हैं? कंसोलिडेट करना, ठीक। चिल्लर दे दिया, 100 रुपए का नोट लिया। 10 शेयर ऑफ द 10 ईच मर्ज इनटू 1 शेयर 100। लेकिन कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इसमें कोई दिक्कत जाती। इफ वोटिंग राइट्स चेंज बिकॉज ऑफ दिस, वैसे तो वोटिंग राइट चेंज नहीं होता है, लेकिन कभी कभार डिफरेंशियल वोटिंग राइट, इन सब में कुछ इश्यू हो सकता है, ठीक। तो अगर वोटिंग राइट में कहीं से कोई भी चेंज आएगा, तो यस, आप ऐसे ही आसानी से चिल्लर की तरह इसको नोट एक्सचेंज नहीं कर सकते, आपको किससे पूछना पड़ेगा? एनसीएलटी से पूछना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये भी कंसेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें जाएंगे, ठीक है। अभी मीनिंग समझ में आया? ऑथराइजेशन का मतलब समझ में आया? सॉरी, ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करना समझ में आया? कंसोलिडेट करना समझ में आया? तीसरा क्या लिखा है? आपने शेयर्स को क्या किया? स्टॉक में कन्वर्ट किया, या फिर वाइस वर्सा, स्टॉक को शेयर्स में। 10 फुल्ली पेड अप शेयर्स थे, 10 ईच, जो कि 1000 होते, आपने क्या बना दिया? 1000 का एक बंच बना दिया,
1000 एक बार में बेचेंगे. द स्टॉक कैन नाउ स्प्लिट ट्रांसफर्ड इन एनी फ्रैक्शन. अब आपकी मर्जी, आपको जैसा करना है करो. मेरे पास तो 1000 का स्टॉक है, कुछ नहीं, बंच ऑफ शेयर्स एक साथ इकट्ठा कर दिया. चलिए, सब डिवीजन, जो सेकंड वाला कंसोलिडेशन पढ़ा ना, इसका ठीक ऑपोजिट. आपके पास 100 रुपए हैं, आपने जाकर क्या करवा ली, चिल्लर करवा ली 10-10 की. बस ये लिखा है. इफ एक शेयर है आपका 100 रुपए का, आपने स्प्लिट करवा लिया, 10 शेयर करवा लिया, 10 ईच, ताकि आप क्या कर सको, आसानी से बेच सको. मेरे पास 100 रुपए का शेयर था, मैं इसे बेच नहीं पा रही थी, मुझे 50, तो फाड़ के तो बेच नहीं सकती, चिल्लर ही करवानी पड़ती है. तो कंपनी से मैंने बोल दिया, शेयर मोर अफोर्डेबल और इंप्रूव द लिक्विडिटी. लिक्विड फॉर्म में होगा तो छोटी मोटी चीजें है ना, मैं आधे शेयर किसी को दे पाऊंगी, 10 रुपए के शेयर किसी को दे पाऊंगी, 20 ट्रांसफर कर पाऊंगी. मुझे पूरा 100 का ट्रांसफर करना, मुझे अनुकृति को शेयर बेचना है, लेकिन पूरे 100 के नहीं बेचने, मुझे 20 रुपए के बेचने. तो पहले कंपनी से जाकर मैंने क्या करवाया, 100 की क्या करवा दिए, चिल्लर करवा दिया, 10 की, और 2 सर्टिफिकेट उठा के मैंने अनुकृति को दे दिया. तो थोड़ा सा ट्रांसफर करना इजी हो जाता है. क्या केसेस समझ में आ रहे. कैंसिलेशन ऑफ द शेयर, मेरा ऑथराइज कैपिटल कितना है, 10 लाख. ऑथराइज समझ में आता है, 10 लाख तक मार्केट से उठा सकती हूँ. अभी इशू मैंने 1 ही लाख किया है. मैंने अभी इशू कितना किया है, 1 लाख. 90% सब्सक्राइब होना चाहिए, 90% सब्सक्राइब होना चाहिए. 1 लाख का 90% कितना होता है, 90,000 सब्सक्राइब हो गया, बस 90 हुआ एग्जैक्ट. बाकी के 10,000 सब्सक्राइब नहीं हुए. ये 10,000 अगर सब्सक्राइब नहीं हुए तो मैं इसे क्या कर सकती हूँ, कैंसिल कर सकती हूँ ना. इफ 20,000 शेयर आर ऑथराइज बट ओनली, हमने 18 ही इशू किया, इशूड, कंपनी क्या कर सकती है, उन 2,000 को क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है. क्यों, क्योंकि किसी ने लिया ही नहीं तो कैंसिल कर सकती हूँ ना. तो कुल मिलाकर कितनी सिचुएशंस है, 5 सिचुएशन. कितनी सिचुएशन है, 5. हम पढ़ रहे हैं हमारा शेयर कैपिटल ऑल्टर होता है, तो इन 5 सिचुएशन में ऑल्टरेशन होते हैं, चेंजेस होती है. पहली सिचुएशन बताओ, इंक्रीज ऑथराइज कैपिटल. दूसरा, कंसोलिडेशन एंड डिवीजन, लेकिन वो कंसोलिडेशन की ही बात कर रहा है. थर्ड, कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक और वाइस वर्सा. फोर्थ पॉइंट, सब डिवीजन. कंसोलिडेशन का ऑपोजिट ये लिखा है, ठीक है. और लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, आओ तुम्हारी बुक, इंक्रीज ऑथराइज कैपिटल. पढ़ाने की जरूरत है क्या, एग्जाम्पल नहीं दिया, उसी को थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा है. कंसोलिडेशन डिवीजन एग्जाम्पल दिया, कंसोलिडेशन ऑफ एग्जाम्पल देकर 10 ऑफ द शेयर 10 ईच, जो कि 100, ये लिखा है सेम. लेकिन इसमें एक बात मैंने बताई थी, अगर कंसोलिडेशन के चक्कर में क्या डिफरेंस हो रहा है, वोटिंग में चेंज आ रहा है, तो एनसीएलटी से पूछने का. अभी नोट में पढ़ाया, ठीक है, आओ रीड करें. प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, इसी तरीके से रीड करते ना. नो कंसोलिडेशन डिवीजन रिजल्ट इन द चेंज इन द वोटिंग परसेंटेज. अगर कंसोलिडेशन के कारण वोटिंग में अगर चेंज आता है तो वो हम करने नहीं देंगे. अनलेस लिख दिया, मतलब क्या, करने देंगे जब तक क्या ना हो जाए, एनसीएलटी की अप्रूवल ना मिल जाए. वोटिंग में चेंज, एनसीएलटी से पूछो. वोटिंग में कोई चेंज नहीं, पूछने की जरूरत ही नहीं. पहले 2 पॉइंट क्लियर है. तीसरा सिंपल, कन्वर्ट करना है फुल्ली पेड अप शेयर को स्टॉक में और वाइस वर्सा. सब डिवीजन, सब डिवाइड एग्जिस्टिंग शेयर इनटू और स्मॉलर अमाउंट. 100 रुपए का 10 कर लिया. कैंसिलेशन क्या बताया था, 90% सब्सक्राइब हुआ, बचा बुचा हमने कैंसिल ही कर दिया. अब रिकॉर्ड में हम दिखाना ही नहीं चाहते, इश्यू जरूर किया था, लेकिन जब किसी ने लिया ही नहीं तो भैया है ही नहीं ना वो. तो साफ इन्होंने बोल दिया, बचे बुचे अमाउंट को क्या करे, डिमिनिश करे. डिमिनिश मतलब क्या, खत्म, कैंसिल. डिमिनिश द अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल, ठीक, जो एक्चुअल में लिया ही नहीं, नॉट टेकन, जो शेयर लिए ही नहीं है मार्केट में, बस उसे खत्म करे. क्या अगर आपसे पूछा जाए कि शेयर कैपिटल ऑल्टर होता है तो 5 तरीके से कैसे ऑल्टर होता है, कैसे शेयर कैपिटल में चेंजेस आ सकते हैं, चलो फटाफट. पहला बताओ, इंक्रीज ऑथराइज शेयर कैपिटल, कंसोलिडेशन डिवीजन, कन्वर्टेड इनटू शेयर इनटू स्टॉक और वाइस वर्सा, सब डिवीजन. इन्होंने कहा कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान देनी है, बॉक्स जो दे रखा है, ठीक है. आओ, point to be noted that cancellation technically शेयर कैपिटल में कोई रिडक्शन है ही नहीं. थोड़ा सा मुझे बताओ ये कैंसिलेशन में हो क्या रहा था. 90% जब सब्सक्राइब हुए तो 10 जो वो 1000 थे मेरे,
1 लाख के एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने 1 लाख तुम्हें इशू किया, 90% सब्सक्राइब होते हैं, 90% लोग लेने को तैयार, 10 जो बच गए हैं, क्या वो मार्केट में किसी के पास है क्या? जब वो है ही नहीं तो टेक्निकली शेयर कैपिटल रिड्यूस हुआ ही नहीं है। ठीक, तो इन्होंने कहा कि टेक्निकली ये कुछ है ही नहीं, नॉट डीम्ड रिडक्शन कुछ है ही नहीं, बस पेपर वर्क दिख रहा है इसमें, बस पेपर वर्क दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? पहला पॉइंट याद रखेंगे। आ जाओ, ऑल्टर कैपिटल क्लॉज। क्या हम मेमोरेंडम के कैपिटल क्लॉज को जानते हैं? चलिए, क्या हमारा मेमोरेंडम चेंज हो सकता है? पूछ रही हूं, चेंज हो सकता है? हाँ। क्या हमारा मेमोरेंडम चेंज हो सकता है? हाँ। आगे चल के पढ़ेंगे, मत टेंशन ले, है ना। थर्ड चैप्टर, थर्ड चैप्टर। अभी फर्स्ट चैप्टर में तुम लोग, ठीक है। मैं कह रही हूँ क्या मैं मेमोरेंडम ऑल्टर कर सकती हूँ? हाँ। मैं कॉमर्स का बिजनेस कर रही हूँ ना, मुझे पार्लर का काम करना, कर सकती हूँ ना, तो ऑल्टरेशन इसी को तो बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं अगर कॉमर्स का काम कर रही हूँ, मुझे दिख रहा है कि ये बाजू वाले पार्लर का काम करे, नीचे वाले भाई इतना इतना पैसा पता नहीं कहाँ से आ रहा है ना। ये शादियों में मेकअप के कितने पैसे लेते हैं, जरा बताओ मुझे, आइडिया होगा भाई तुम लोगों को? 25-30 लाखों क्रॉस हो गए, 25-30 पुरानी बात हो गई है भाई। भाई लोग टीम बाहर से बुला रहे हैं, लाखों, है ना। थोड़ी देर बाद तो भूत बन ही जाना है। इतने थके ऐसे ऐसे पड़े रहते, याद आ रही है मुझे अपनी शादी, भूत बन जाते बच्चों आखिरी तक, और उसमें भी पार्लर वाले भी कम भूत नहीं बनाते, है ना। वो भी अलग बनाते, मुझे तो ऐसे माता बना दिया था, मैं ऐसे बैठी थी। चलो आ जाओ। तो लाखों खर्च होते, तो मुझे लग रहा है बहुत पैसा ही पैसा है, तो मुझे अगर अपना मेमोरेंडम चेंज करना है, कर सकती हूँ ना, पूछ कर करूंगी, ठीक है। चलो, तो मेमोरेंडम में कितने क्लॉजेस होते हैं जरा बताओ? पहला नेम, दूसरा बताओ, मुझे सीक्वेंस चाहिए। पहला, दूसरा सिचुएशन, तीसरा नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। क्या मैं नाम बदल सकती हूँ? हाँ बदल सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सब कुछ बदल सकती हूँ, बस एक चीज नहीं बदल सकती, सब्सक्रिप्शन क्लॉज नहीं। कि ये बात समझ में आ रही है? क्यों सब्सक्रिप्शन क्लॉज नहीं? कंपनी को चालू करते वक्त मैं राकेश अभिषेक सर थे, बदल जाएंगे क्या? नहीं बदलेंगे, सब्सक्रिप्शन क्लॉज बदलता ही नहीं है। लेकिन मैं अपना कैपिटल बदलना चाहती हूँ, अभी अभी सीखा ना, इंक्रीज करना है ऑथराइज कैपिटल, 10 लाख की जगह 15 करना है, बदल सकती हूँ। लाइबिलिटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, अब मुझे अनलिमिटेड कंपनी बनाना है, हाँ कर सकती हूँ। ऑब्जेक्ट, कॉमर्स का काम करती हूँ, बिजनेस सॉरी कॉमर्स में बच्चों को हम पढ़ाते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, कर सकती हूँ। सिचुएशन, एमपी में नहीं रहना है, दिल्ली जाना है, महाराष्ट्र जाना है, जा सकती हूँ। बात समझ में आ रही है? नाम, हाईटेक से सीएस जूनियर रखना है, रख सकती हूँ। मैं सब कुछ बदल सकती हूँ, बस एक चीज नहीं बदल सकती, दैट वाज सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये बात याद रखना। आ जाओ वापस। चलिए, नाम बदलने के लिए क्या चाहिए? एसआर। सिचुएशन बदलने के लिए क्या चाहिए? एसआर। सबसे पूछना पड़ेगा, बिना पूछे नहीं कर सकती मैं। ऑब्जेक्ट क्लॉज बदलने के लिए क्या चाहिए? एसआर। लायबिलिटी क्लॉज बदलने के लिए क्या चाहिए? लेकिन कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज बदलने के लिए क्या चाहिए? ओआर। क्या हम अपना मेमोरेंडम बदल सकते हैं? हाँ बदल सकते हैं, लेकिन बदलने से पहले मैं ओआर एसआर पास करवा रही हूँ, दैट मींस मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, आप अलाउ करोगे तो ही बदल सकती हूँ, आप मना कर दोगे तो नहीं, आप बोलोगे नहीं आईटेक्स नाम ही अच्छा है दीदी, एसआर पास नहीं हुआ तो मैं नहीं कर सकती। लेकिन मुझे बस ये बताओ, ये ओआर बस किस में पास हो रहा है? कैपिटल क्लॉज है ना, पैसे ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने, सब लोग जल्दी से हाँ बोल ही देंगे, इतना कोई बहुत है ना खींचने वाला मैटर है ही नहीं, तो इसलिए प्लीज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन 51% से लोग हाँ बोलेंगे तो यस आप कर सकते हो। अब यही बात इन्होंने इस पूरे पॉइंट में बताई है। ऑल्टर कर रहे हैं अगर कैपिटल क्रॉस मेमोरेंडम का, रिक्वायर दी अथॉरिटी इन दी आर्टिकल, आर्टिकल में अथॉरिटी होनी चाहिए, नो पावर अमेंड, आप क्या नहीं कर सकते, साफ बोला है आर्टिकल में जितने भी काम चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। लेकिन 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 ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ये थर्ड फोर्थ पॉइंट में बोला ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए किसके लिए? मेमोरेंडम के कैपिटल क्रॉस। क्या ये आखिरी वाला पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो आ रहा है क्या? चलिए, बीच वाला पॉइंट, आर्टिकल को चेंज किया जा सकता है, हाँ। मेमोरेंडम को चेंज किया जा सकता है, हाँ। आर्टिकल को चेंज किया जा सकता है, हाँ। आर्टिकल को चेंज करने के लिए हमेशा क्या पास होगा? एसआर, ऑलवेज। मेमोरेंडम को पास करने के लिए क्या पास होगा? एसआर, बस एक जगह छोड़कर, वो एक जगह क्या है? कैपिटल क्लॉज, ठीक है। थर्ड चैप्टर टेस्ट अनाउंस तो कर ही दिया है मैंने, ठीक है, तो देने का मन लगाकर इन सब से गुजरोगे। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे टोटल? 4 बातें थी।
पहले दूसरी और फोर्थ वाला पॉइंट। दूसरा क्या बोलता है, कैपिटल क्लॉज मेमोरेंडम का पहली बात आर्टिकल में पावर होनी चाहिए ऑल्टर करने की, और आर्टिकल को ऑल्टर करने के लिए क्या पास करना होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन मेमोरेंडम को ऑल्टर करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है, चलो पहला पॉइंट क्या बोलता है, कैंसिलेशन ऑफ शेयर, कोई शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है ही नहीं, क्योंकि रिडक्शन तो हुआ ही नहीं ना। रिडक्शन करने के लिए पहले तुम्हारे पास इशू तो होना चाहिए। हमने इशू किया, लेकिन क्या वो पेड है क्या? जब पेड हुआ ही नहीं तो कैसे रिड्यूस होगा? तो टेक्निकली वो कोई रिडक्शन नहीं है। और रिडक्शन बहुत हैवी टॉपिक है, आगे चल के अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, इस पॉइंट को बस याद रखना। सेकंड पॉइंट हो गया, लास्ट वाला पॉइंट हो गया। बीच वाला पॉइंट क्या बोलता है, आर्टिकल के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन, और स्पेशल रेजोल्यूशन है तो एमजीटी 14 के थ्रू आरओसी को फाइल करके इंफॉर्मेशन दो। डन विद इन 30 डेज। कहां से? स्पेशल रेजोल्यूशन। वेरी गुड। चलो अभी हम क्या काम कर रहे हैं जरा बताओ, मेन हेडिंग क्या चल रही है, ऑल्टरेशन। मैंने अपनी आईटेक्स कंपनी का ऑथराइज कैपिटल बढ़ाया, या फिर 5 सिचुएशन में से मैंने कोई भी सिचुएशन किया, कंसोलिडेशन किया, मैंने आपस में कंसोलिडेशन किया, मुझे ये बात आरओसी को बतानी है, मुझे ये बात आरओसी को इन्फॉर्म करनी है। आप अपनी कंपनी का पत्ता भी इधर से उधर करते हो तो आपको आरओसी को बताना है, सारी बातें आपको आरओसी को बतानी है, जो भी काम कर रहे हो। मैंने कंसोलिडेशन किया, मैंने सब डिविजन किया, ये बात भी क्या आरओसी को बतानी है? हाँ बतानी है। इसको हम बोलेंगे फाइल करना, आरओसी को फाइल करना। क्या फाइल करेंगे? एक फॉर्म। फॉर्म का नाम क्या है? SH7, याद रखना है। मतलब इन पांचों में से कोई भी सिचुएशन होती है, आपको चुपचाप क्या करना है, आरओसी को इन्फॉर्म करना है। कैसे इन्फॉर्म करेंगे? एमसी की वेबसाइट में SH7 फॉर्म मिलेगा, उसको भरने का और आरओसी को भेजने का। बात समझ में आ गई क्या? कंसेप्ट क्लियर है? चलो, फाइल द फॉर्म SS7 विद द आरओसी। सेक्शन 64 का सबसेक्शन 1 बोलता है कंपनी शेयर कैपिटल को ऑल्टर करेगी किसी भी तरीके से। सेक्शन जो 61 के सबसेक्शन में दिया, अभी जो हमने ये 5 केसेस पढ़े ना, ये इसी की बात करें। ये तो सेक्शन था 61, यही पढ़ा ना कि कुछ और पढ़ा? ये देखो लिखा है ना 61 का सबसेक्शन 1 जो हमने पढ़ा, इन्होंने कहा इनमें कैसे भी अगर आपका ऑल्टरेशन हो रहा है शेयर कैपिटल में तो प्लीज SH7 आरओसी को फाइल कर कर इन्फॉर्म करो। या फिर गवर्नमेंट ने बोला आपको, क्या लिखा है, लैंग्वेज रीड करेंगे, ऑर्डर मेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपको बोल रही है कि भैया आपको क्या करना है, शेयर कैपिटल को क्या करने का, ऑल्टर करने का। ठीक है, इंक्रीज करवा रही है ऑथराइज कैपिटल, तो गवर्नमेंट अगर करवा रही है, जो आगे चल के सेक्शंस में हम पढ़ेंगे, गवर्नमेंट के ऑर्डर के कारण चेंज आता है, तो ये भी आरओसी को बताओ। तीसरा पॉइंट, कंपनी रिडीम कर रही है, क्या रिडीम कर रही है जरा बताओ? प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कर रही है। क्यों इतना ब्लैंक हो रहा है? चलो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करिए, पैसा वापस करिए, तो शेयर कैपिटल कम तो हो रहा है, तो चेंजेस तो आ रहे ना। अगर आपके शेयर कैपिटल में किसी भी तरीके का ऑल्टरेशन होता है, SH7 इस फॉर्म को भरकर आरओसी को इन्फॉर्म करना है। नहीं किया तो क्या होगा? नहीं किया तो क्या होगा? भारी भरकम पेनल्टी। कब बताना है बताओ जरा, SH7 कब बताना है? विद इन 30 डेज। 30 डेज कहां से? जब भी वो ऑल्टरेशन, इंक्रीज, रिडम्पशन, जब भी वो सिचुएशन आई, जब वो सिचुएशन, आज मैंने रिडीम किया, आज किया, 30 दिन का समय है आरओसी को बताने का। आज मैंने ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज किया, तो प्लीज यहां से 30 दिन, कल से 30 दिन चालू हो जाएंगे, 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म जरूर करेंगे। तो SH7 30 डेज के अंदर बताना है। बस SH7 बता दोगे, काम खत्म नहीं होगा तुम्हारा। तुम्हें बताना है SH7 आरओसी को फाइल करना है 30 दिन के अंदर। 30 दिन कहां से? जब जब वो सिचुएशन आएगी। कंसेप्ट एकदम क्लियर है क्या? पक्का? नहीं किया तो पेनल्टी, पेनल्टी आपकी हुई अभी के अभी पढ़ो और मुझे बताओगे पेनल्टी किस पे लग रही है। कंपनी भी फंसा और ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट। जरा बताओ मुझे, ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट कौन है? ये ऑफिसर डायरेक्टर बी, KMP बी। डेफिनेशन आ रही है याद? तुम लोगों ने तो अभी अभी पढ़ा, तुमको तो आनी चाहिए डेफिनेशन। बताओ जरा ऑफिसर की डेफिनेशन। तूने अभी नहीं बता। डायरेक्टर, मैनेजर, KMP और एनी अदर पर्सन जिसके डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन बोर्ड मानती है। याद आया? और मेरे महान बच्चों, आप लोगों को भी याद आ रहा होगा, है ना, वो एक डायलॉग मारते थे पेरेंट्स, क्या बोलते थे? आगे पाठ और पीछे सपाट। यही हो गया क्या? जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे, है ना, टेस्ट लेना पड़ेगा मतलब। चलो, कंपनी भी फंसेगी, एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट भी। ठीक है, लाइबल पेनल्टी कितना? 500 रुपीज
ईच डे ड्यूरिंग द डिफॉल्ट, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, हर दिन का 500 500 जोड़ते जाओ, ठीक है। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, लेकिन मैक्सिमम कितना, 5 लाख फॉर दी कंपनी, 1 लाख ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट। डन। तो ऊपर बोला है इन्फॉर्म करो, आपने कंसोलिडेशन कर दिया, सब डिविजन कर दिया, और कंपनी ने ये बात बताई नहीं है। अगर आरओसी को नहीं बताओगे, SS7 नहीं फाइल करोगे या लेट करोगे, तो इस पेनल्टी से आपको गुजरना पड़ेगा। लॉ में हर जगह ये लिखा है, ये काम करना है, नहीं किया तो पेनल्टी, दैट्स इट, क्लियर। चलो, अभी बेसिक बैकग्राउंड तुम्हें बताया कि शेयर कैपिटल का ऑल्टरेशन कैसे कैसे होता है। अब आ जाओ, फाइनली एक कंसेप्ट चालू हो रहा है, दैट वाज बाय बैक। चलिए, मीनिंग कोई बता सकता है नॉर्मल बाय बैक का मतलब? बताओ पल्लू, पल्लू जी आप बताएं। सही बोल रहे हैं, जो भी कंपनी डिसाइड करेगी अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा ही बोलेगी, ठीक है। बाय बैक मतलब क्या, कंपनी अपने शेयर बाय कर रही है वापस, जो दिया था वो वापस ले रही है। चलो, तो मैं तुमसे ऐसे जबरदस्ती लेना चालू कर दूंगी, जबरदस्ती ले सकती हूँ क्या, नहीं, ऑप्शन होते। मीनिंग तो बहुत अच्छा बताया, कंपनी ने जो शेयर दिए थे वो कह रही है भैया वापस दो, टेक शेयर बैक फ्रॉम दी शोल्डर। क्या रीजन बता सकते हो, सोच सकते हो? वेरी गुड, कंपनी के पास पैसा पड़ा हुआ है, आगे अपकमिंग कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, और प्रॉफिट बांटना पड़ता है। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मुझे लग रहा है मैंने कंपनी को स्टार्ट किया, मुझे जब पैसे की जरूरत थी तुम लोगों ने मेरा साथ निभाया, अब मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है, बहुत पैसा है, अब मुझे क्या करना है, वापस चाहिए मेरे शेयर सर्टिफिकेट, ताकि क्या हो, जो डिविडेंड कल का प्रॉफिट हो वो हम में बस बटे ना, तुम लोगों में निकालना चाहती हूँ। अब मैं इसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करूंगी, छीन नहीं सकती, तुम्हें थोड़ा सा अट्रैक्ट करूंगी, अच्छे दाम में शेयर्स, मार्केट में 100 रुपए का, मैं कहूंगी 150 में लूंगी, है ना। कुछ मासूम जनता कहेगी ठीक है 150 मिल रहे, भेज देगी। कुछ चालाक जनता, नहीं यार कंपनी तो अच्छा काम कर रही है, प्रॉफिट मिलेगा, रुक जाते हैं भाई। तो कंपनी ऑफर देती है, लेकिन ये ऑप्शन ही होता है, आपकी इच्छा है बेचना है बेचो, अच्छे दाम लग रहे हैं तो, नहीं लग रहा है तो भैया अपने पास कंटिन्यू रखो। लेकिन हाँ, कंपनी बेस्ट ट्राई करेगी आपसे शेयर्स लेने का, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकती है, ठीक। तो बायबैक क्यों करते हैं, अपने अपने रीजंस हो सकते हैं, और एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं, ठीक। आपकी बुक ने बोला कि नहीं, रीजन तो हम सबसे बाद में बताएंगे, पहले कंसेप्ट बताएंगे, लेकिन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले मैं आपको क्या बताऊंगी, रीजन बताऊंगी। इस बायबैक के बिल्कुल एंड में जाओगे, हाँ भाविका बताओ। अच्छा, ये इसी का डाउट है ना, हाँ बता रही मैं, चलो। हाँ, तो मैं रीजन पूछ रही थी तुम लोगों से कि क्या क्या रीजन है, ठीक। चलो, पहला, इट इज एन ऑल्टरनेटिव मोड, रिड्यूस द कैपिटल विदाउट, ये तो इन लोगों ने थोड़ी सी डिटेल बता दी, बिना पूछे आप क्या कर सकते हैं, रिड्यूस, लेकिन रिड्यूस करने के लिए पूछना ही पड़ेगा, पहले तो पूछना ही पड़ेगा, पूछने के बाद भी अब देखो कितने लोग हाँ बोलते, कितने लोग ना बोलते हैं, हाँ, लेकिन ये एक तरीका है, बिना पूछे आप इसे रिड्यूस, रिड्यूस हो रहा है क्या बायबैक से, क्या हमारा शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, हाँ, कंपनी की इच्छा है रिड्यूस करने की, तो इसके थ्रू रिड्यूस तो हो रहा है। नेक्स्ट क्या लिखा है, इंप्रूव, क्या ये पॉइंट समझ में आया, अर्निंग पर शेयर। चलो, मेरे पास 10 कैंडी है, वही बचपन वाला एग्जाम्पल है ना, 10 कैंडी है, ये खाने वाले लोग यहाँ पर अभी 5 है, ठीक है, सबको कितनी मिलेगी, दो दो मिलेगी। कुछ लोगों को हटाते हैं, काम करते हैं, ठीक है, 5 में से 3 लोग को हटा दिया, कितनी कैंडी थी मेरे पास, 10, बचे कितने, 2। अब एक इंसान के पास कितने आ रहे, 5 5, ये बस ऐसे ही है। लोगों को अगर कम कर दिया जाएगा, अर्निंग पर शेयर, मतलब पर शेयर की जो अर्निंग होगी, रिटर्न जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। क्या ये बात समझ में आ रही है? पहले बताओ, वो कैंडी वाला एग्जाम्पल समझ में आए? तो अर्निंग पर शेयर भी तो यही है कि भाई हमारी कंपनी की वैल्यू आज 1 करोड़ है, हमारी कंपनी की वैल्यू आज 1 करोड़ है, ठीक है, हमने बाय बाय करके नंबर ऑफ शेयर्स कम कर दिए, हमने बाय बाय करके क्या कर दिए, नंबर ऑफ शेयर्स कम कर दिए, पहले 1 लाख से डिवाइड करते थे, अब मैंने 50% अलग कर दिया, ठीक, वैसे 50% तो अलाउड नहीं है, सिस्टम है, मैंने समझ लो 20% अलग कर दिया,
तो बचे कितने, 80, तो 80% बचे। तो जब मैं अब डिवाइड 1 लाख से करी थी, अब 80,000 से करूंगी, तो अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। क्या सेकंड पॉइंट क्लियर है, पक्का, पहले 2 पॉइंट क्लियर है। तीसरा, इंप्रूव, क्या अलग तरीके से तो बोला है, क्या बोला है, इंप्रूव हो जाएगा क्या, रिटर्न ऑन कैपिटल। पहले ज्यादा लोग थे तो ज्यादा लोग में बट रहा था, तो एक के पास कम हो रहा था, अब आपका अच्छा खासा मिल रहा है, और एनहेंस द लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स वैल्यू। अब यही 80 लोग जो बचे हुए लॉन्ग टर्म रहेंगे, तो यस, इनका रिटर्न जो होगा अब कम लोगों में बटेगा, तो ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। क्या पहला, दूसरा, तीसरा, सेकंड और थर्ड पॉइंट तो सेम ही थे, बस तरीके अलग था। एक ने बोला अर्निंग पर शेयर और एक ने एक साथ बोल दिया रिटर्न ऑन कैपिटल। कंसेप्ट क्लियर है, बढ़ू आगे, चलो। तीसरा, प्रोवाइड, क्या बोल रहा है, जरूरी नहीं है कि कंपनी हमेशा, है ना, इसी सेंस में रखे कि प्रॉफिट खाते हैं, ये वो खाने के चक्कर में अलग अलग सेंसेस हो सकते हैं। कंपनी के शेयर्स मार्केट में नहीं बिक रहे हैं, क्यों नहीं बिक रहे हैं, क्योंकि अंडर वैल्यूड है, वेरी गुड। या फिर क्या लिखा है, थिनली ट्रेडेड, मार्केट में शेयर्स बिकते ही नहीं, कोई खरीदने वाला ग्राहक ही नहीं मिल रहा है। तो कंपनी ने बोला कि ठीक है यार, जिसको भी बेचना है हम विंडो ओपन करें, आओ हमें हमारे शेयर्स क्या कर दो, वापस कर दो। तो ये एक एग्जिट रूट भी हो सकता है, जिस शेयर को वापस देके जाना है, निकलना है, क्योंकि वो बेच नहीं पा रहा। वो क्यों नहीं निकल पा रहा है इससे, क्योंकि कोई खरीदना है। इट वॉज जस्ट लाइक एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी एक ऐसी जगह पे है कि भैया बेचना, ग्राहक ही नहीं मिल रहा, उसे क्लाइंट ही नहीं मिल रहा, ठीक है। तो कंपनी ने बोला मतलब समझ लो ऐसे गवर्नमेंट ने विंडो ओपन करके, ठीक है, हम अपनी प्रॉपर्टी जो हमने बेची थी, तो उनकी वैल्यू क्योंकि कम है, हम देंगे तो थोड़ा सा अच्छा रेट दे देंगे। तो जिसको लगता है कि भैया नेक बेच कर निकलना है, वो निकल सकता है। तो ये भी रीजन हो सकते हैं बायबैक के। क्या फोर्थ वाला पॉइंट समझ में आया? फोर्थ से पहले किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं बढ़ू आगे, चलो। एंड हेंस क्या, बताओ जरा कंसोलिडेशन का मतलब क्या। मैं बोल सकती हूँ सेकंड, थर्ड और फिफ्थ अलग तरीके से बोला है। हम क्या करें, अपने स्टेक को कंसोलिडेट कर रहे, हम इकट्ठा करके आपस में रह रहे। क्योंकि अगर हमारे शेयर्स पब्लिकली अवेलेबल होंगे ना, हमारी कंपनी अगर बहुत अच्छी चल रही है, तो हर कोई आ सकता है हमें क्या करने, टेक ओवर करने। बात समझना, टेक ओवर क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है, ठीक है। हम सबके पास शेयर्स है, मुझे डाउट है कि ये लोग आसानी से बिक जाएंगे। ये लोग अगर अच्छी कीमत इनको अगर कोई दे, तो ये लोग क्या कर देंगे, अपने शेयर्स बेच देंगे। अब समझो ना, अगर इन सब ने मिलकर किसी एक ही को बेच दिया, अंबानी को बेच दिया, तो अंबानी क्या कर लेगी, आईटी कंपनी में क्या कर लेगी, टेक ओवर कर सकती है। तो हम अपने शेयर्स को, स्टेक को क्या कर रहे हैं, आपस में रखना चाहते हैं, है ना, कंसोलिडेट करके रखना चाहते हैं। इसी को उन्होंने और इलैबोरेट 6 पॉइंट में किया। क्या लिखा है जरा बताओ, प्रिवेंट, जो अभी मैंने बोला ना अंबानी को बेच देंगे, हम वेलकम नहीं कर रहे, जबरदस्ती कोई हमारी कंपनी का कंट्रोल लेना चाह रहा है। तो साफ इन्होंने बोला अनवेलकम टेक ओवर बिड आ जाएगी, कोई खुद से जबरदस्ती हमारी कंपनी का कंट्रोल ले लेगा, जिसे हमने नहीं बुलाया है। हमने खुद से ऑफर नहीं बुलाओ अंबानी हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो, कंट्रोल करो हम पर, लेकिन वो खुद से धीरे धीरे क्या कर रहा है, 5% इससे लिया, फिर इससे लिया, फिर इससे लिया, तो थोड़ा थोड़ा करके लेते, लेकिन उसके भी रूल्स है कि भाई लेने के तरीके होते हैं, ठीक है। या फिर क्या पॉइंट है बताओ जरा, रिटर्न सरप्लस कैश, क्योंकि कंपनी के पास पैसा ज्यादा रखा हुआ है, इसलिए हम बाय बैक कर रहे हैं कि भैया लौटा दे। लेकिन ये भी तुम्हारी मर्जी के ऊपर है, तुमको नहीं रेट सही लग रहा है तो नहीं। अचीव ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमम मतलब प्रॉपर यूज करना चाह रहे हैं कि भैया अगर लौटा सकते हो तो हम लौटा दें, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर को सुधारना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, सपोर्ट शेयर प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड, क्या लिखा है, स्लगिश मतलब मार्केट बहुत कम है, क्या यही वाला पॉइंट नहीं है ये कि नहीं बिक रहे हैं शेयर, अंडर वैल्यू है। तो दूसरे तरीके से बोला है, आपकी जो मार्केट कंडीशन से बहुत स्लो है, उतना रेट अच्छा बढ़ नहीं रहा है, उतनी कीमत आपको मिल नहीं रही, तो एग्जिट रूट तरीका बस अलग है। और लास्ट पॉइंट, इट सर्व, क्या लिखा है, मोर इफिशिएंटली, मतलब अब कम लोग के पास ज्यादा आ गया ना, वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर बायबैक के ये सारे रीजंस हो सकते हैं। तो बायबैक का मीनिंग और बायबैक क्यों किया जाता है, लॉजिक समझ में आया? तो बायबैक इसलिए किया जाता है, अगर रिपीटेशन छोड़ दूं, बताओ बायबैक क्यों किया जाता है? सरप्लस पैसा पड़ा है, लौटाना चाहते हैं, चलो और क्या है,
स्लगिश मार्केट, अंडर वैल्यू, ठीक है, थिनली ट्रेडेड होता है, ठीक। या फिर अर्निंग पर शेयर, इसी को अलग अलग तरीके से बोला रिटर्न ऑन कैपिटल। क्या ये बातें समझ में आ रही है? तो मेन मेन रीजन यही है, इसीलिए बाय बैक किया जाता है। तो मीनिंग और साथ में क्या समझा, क्यों किया जाता है, कंसेप्ट समझ में आया? डाउट क्लियर हो गए पल्लू और भाविका के? डन। चलिए, अब ये तो हमें समझ में आ गया बायबैक का मीनिंग और क्यों किया जाता है। अब आ जाओ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट वाज आओ, व्हाट इज बायबैक? मीनिंग परचेजिंग इट्स ओन शेयर बाय कंपनी, दैट इज बायबैक। मीनिंग बताया है, सिंपल। गवर्निंग प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, जब हम अभी बायबैक पढ़ेंगे तो बायबैक में हम सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 68 से 70 पढ़ेंगे और साथ में रूल्स पढ़ेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर लिस्टेड, हाँ बेटा बुक दे रही है, हाँ, और अगर आपकी कंपनी क्या है, लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी क्या करेगी, लिस्टिंग के रूल्स रेगुलेशन भी फॉलो करेगी। सोर्सेस से ना मुझे बोनस के सोर्सेस याद आ रहे, कंपनी को बोनस शेयर इश्यू करने हैं, तो बताओगे जरा सोर्सेस क्या क्या थे? लीगल प्रोविजन यहाँ पे सबका खत्म होता है, खत्म होता है। क्या इसमें एक और पॉइंट रखा था? कितने बच्चों ने कल के जब मैंने आंसर राइटिंग, जो मैं अलग से क्लास लेती हूँ तुम लोग की, लिखा था? सबने नहीं लिखा था। बच्चों लीगल प्रोविजन मतलब कंप्लीट होता है, ठीक है। तो लीगल प्रोविजन में पहला क्या होता, बोनस शेयर इशू करते वक्त आप कहां कहां से कर सकते हो, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सीआरआर, ठीक है। तो मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, बायबैक भी तो इशू कर रहे हैं। अब बायबैक इशू कर रहे हैं, ठीक है, तो अब मुझे तुम्हें पैसा देना है ना, तुमसे शेयर सर्टिफिकेट लूंगी और तुम्हें तुम्हारा पैसा लौटाऊंगी, तो पैसा रखा होना चाहिए। तो कौन कौन से अकाउंट यूज करूंगी? पहला कौन सा अकाउंट यूज करूंगी, फ्री रिजर्व। दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, याद करो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 5 पर्पस के लिए यूज होता है। बोनस, याद आ रही है ना वो पॉइंट्स? चलो, तो पहले दो समझ में आ गया। तीसरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रीड करो तीसरा क्या लिखा है। मुझे बाय बैक करना है, मुझे तुम्हें पैसा देना है, शेयर सर्टिफिकेट तुमसे लेना है, तुम्हें जब मैं पैसा दूंगी तो अकाउंट में जो रखा पैसा है कौन सा यूज करूंगी? पहला कौन सा, फ्री रिजर्व। दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तीसरा प्रोसीड्स ऑफ द इश्यू ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। आओ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कंसेप्ट। प्रोसीड ऑफ फ्रेश इश्यू बट नॉट सेम काइंड, चलिए समझेंगे, एग्जाम्पल समझो। कंपनी ने इशू किया, क्या कंपनी ने इशू किया, प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स लिखा है, प्रेफरेंस शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं, जिनमें दो प्रेफरेंसेस होती है, गुड। कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किया, यूज दैट मनी, ठीक है, तुम लोग के शेयर्स मुझे बाय बाय करने, तुम हो वो, ये सब, ठीक है। चलो, तुमसे शेयर सर्टिफिकेट ले रही हूँ, बदले में तुम्हें पैसा दे रही हूँ। पैसा मैं अपने कौन से अकाउंट से निकाल सकती हूँ, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और प्रोसीड समझा रही हूं मैं। मैंने इन्हें अभी अभी न्यू शेयर इशू किए, कौन से शेयर इशू किए, प्रेफरेंस शेयर्स, इनको अभी अभी नए शेयर इशू किए हैं और इनका जो पैसा है ये मैंने बायबैक में यूज कर लिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? प्रेफरेंस शेयर इशू किया पहले, अब उसके बाद बायबैक कर रही हूं, तो मेरे पास जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा रखा था उसे यूज किया, यूज दैट मनी टू बाय बैक इक्विटी शेयर्स, बट कैन नॉट इशू इक्विटी। याद रखना, जिन्हें नए शेयर मैंने इशू किए ना, ये क्या होने चाहिए, इक्विटी नहीं होने चाहिए। मैं बायबैक किसका कर रही हूँ, इक्विटी का कर रही हूँ। इक्विटी इशू करके इक्विटी करूंगी तो क्या मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कम हुए? क्या मेरा पर्पस क्या था, इक्विटी शेयर होल्डिंग कम करना ना, मेरी इक्विटी शेयर होल्डिंग कम करना है। तो अगर ये भी इक्विटी है तो मैंने इनको इशू क्यों किया, इशू करके मैंने पहले बढ़ाया और फिर तुमको दे दिया, फिर मैंने कम कराया, तो सेम तो हो गई ना। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? तो साफ बोला, इक्विटी का पैसा इक्विटी में यूज नहीं होगा, डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट मतलब ये कौन होने चाहिए, नए शेयर इशू कर कर उनका पैसा क्या आप बायबैक में यूज कर सकते हो, हाँ, कंडीशन क्या है, इक्विटी नहीं होने चाहिए, सेम काइंड नहीं। अगर इक्विटी का बायबैक कर रही हूं तो वो इक्विटी नहीं, अगर प्रेफरेंस कर रही हूं तो वो प्रेफरेंस नहीं, लेकिन ज्यादातर हम इक्विटी का ही करते हैं। क्या ये बातें समझ में आ रही है? इक्विटी का कर रहे हो तो इक्विटी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मेरे एग्जाम्पल में क्या है, प्रेफरेंस शेयर। क्या ये कंसेप्ट क्लियर आ रहा है? क्यों, लॉजिक समझ में आया? इनको दिया ही क्यों, जब कम करनी थी शेयर होल्डिंग, जब मुझे अर्निंग पर शेयर बढ़ाना ही था, तो इनके लाने से अर्निंग पर शेयर तो क्या हो रही है, बढ़ा दी मैंने, कम कर दी मैंने, और फिर तुम्हारा बायबैक करो कि नहीं नहीं मुझे ठीक करना है। पहले भी 10,000 थे, अभी भी 10,000 ही है, क्या कम किया?
प्रेफरेंस से कम हो जाएंगे। अब मुझे ये लैंग्वेज पढ़ के बताओ क्या लिखा है। प्रोसीड ऑफ द इश्यू ऑफ एनी शेयर, किसी भी शेयर को आप इश्यू करो, उनका पैसा इनके लिए यूज कर सकते हो, और द अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। नीचे बताया हाउएवर नो बाय बैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर अदर स्पेस आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ द अर्लियर इश्यू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है, सेम काइंड। मुझे आपके आंसर में सेम काइंड मिलना चाहिए। तो यस, बाय बैक अगर इशू कर रहे हैं तो सोर्सेस क्या है, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और प्रोसीड ऑफ एनी शेयर, एनी इशू ऑफ शेयर बट नॉट सेम काइंड। इस तरीके से चाहिए। सेम काइंड खाया, मैं पूरे नंबर काटूंगी, 0 दे दूंगी। तुम कहोगे दीदी 2 ही तो वर्ड खाए हैं हमने, नहीं 0 मिलेंगे। क्यों, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। कंपनी मस्ट हैव एट द टाइम ऑफ बायबैक क्या होना चाहिए, sufficient balance in any one or more of the accounts accommodate total value of the buy। इन तीनों में पैसा होना चाहिए तभी तो बायबैक कर पाएंगे। बायबैक करना है तुम्हें, तुम्हारे पैसे लौटाने, पैसे होने तो चाहिए। या तो पैसा कहाँ होना चाहिए, फ्री रिजर्व, या तो सिक्योरिटी, या तो प्रोसीड का यूज कर लो। इन तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले बताओ सोर्स समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ रहा है। क्या है फ्री रिजर्व, अब तुम लोग मुझे बताओगे, बचपन से अकाउंट्स पढ़ रहे हो, क्या है फ्री रिजर्व। जनरल अकाउंट होता है, प्रॉफिट का पूरा पैसा इसी में रख रहे हो आप, किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। चलो ये लिखा है, फ्री रिजर्व की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 43 ऑफ द एक्ट। रिजर्व एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी अवेलेबल डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड। लेकिन वो भी मैंने आपको बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इच्छा, डिविडेंड दे या फिर अपकमिंग प्रोजेक्ट में पैसा लगाए, उनकी मर्जी। आपने भरोसा दिया, दिखाया उन पे, तो वो चाहते हैं कि कंपनी के लिए जो अच्छा रहेगा, ठीक। लेकिन फ्री रिजर्व में ये दो चीजें नहीं आती। फ्री रिजर्व में ये दो चीजें नहीं आती। फ्री रिजर्व का मीनिंग समझ रहे हैं, फ्री रिजर्व मतलब कि कंपनी का नॉर्मल रिजर्व होता है जिसमें हम प्रॉफिट रखते हैं जो डिविडेंड के लिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन फ्री रिजर्व में ये दो चीजें नहीं आती। अब यहां सीधा आपका सामना होता है अकाउंट्स में। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहला एग्जाम्पल थोड़ा सा समझेंगे, आओ। कंपनी ने एक जमीन खरीदी, कितने की, 10 लाख की खरीदी थी। कंपनी ने 10 लाख की जमीन खरीदी थी। आज बहुत सालों बाद उस जमीन की वैल्यू कितनी हो गई है, 50 लाख। मेरी ये जो बिल्डिंग थी 10 लाख की थी, आज वो 50 लाख की हो गई। एक रिवैल्यूएशन रिजर्व बनता है बैलेंस शीट में, जिसमें हम बस क्या करते हैं, प्राइस पता रहे हमें, इसीलिए हमने वो 50 लिख दिया। क्या वो 50 लाख पैसे हैं तुम्हारे पास, रखे हैं पैसे, उसको यूज करोगे बायबैक के लिए, उसको बेचोगे तो पैसे आएंगे। बेचा है क्या, जमीन तो अपने पास ही रखा है ना। तो साफ साफ इन्होंने बोला फ्री रिजर्व में कौन सी वाली वैल्यू नहीं आती, कौन सी वाली वैल्यू नहीं आती, रिवैल्यूएशन। अब टर्म देखो क्या लिखा है, अनरियलाइज। क्यों अनरियलाइज, बेचा थोड़ी ना है, बेचोगे तो कैश आ जाएगा, 50 लाख का कैश आ जाएगा। ये अनरियलाइज है, या फिर टर्म क्या बोला जाता है, नोशनल, या फिर क्या लिखा है, रिवैल्यूएशन गेन। तो यहाँ पे आपको पहला पॉइंट यही बता रहा है कि फ्री रिजर्व में ये चीज नहीं आता है। अमाउंट जो आपको दिख रहा है, अमाउंट रिप्रेजेंट जो कर रहा है, पहला मुझे ये तीनों टर्म्स चाहिए, अनरियलाइज गेन, कॉमा, नोशनल गेन और रिवैल्यूएशन एसेट, ये तीनों के तीनों टर्म चाहिए। फ्री रिजर्व मतलब कि, फ्री रिजर्व मतलब कि जो जनरली डिविडेंड के लिए दिया जाता है, जिसमें क्या नहीं आता है, ये रिवैल्यूएशन वाले फिगर्स नहीं आते। क्यों, क्योंकि ये तो बस क्या पेपर वर्क है, वैल्यू देखने के लिए किया जा रहा है। दूसरा, कोई भी चेंज कैरिंग अमाउंट, एसेट या लाइबिलिटी, एसेट या लाइबिलिटी में कुछ भी अमाउंट चेंज हो रहा है, आओ एग्जाम्पल के थ्रू समझो। एसेट ओरिजिनली खरीदा था कितने का, 5 लाख का, आज मार्केट में उसकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई है, 8 लाख। 3 लाख जो दिख रहा है ना बढ़कर, ये क्या है, बस क्या है, अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है, पेपर वर्क है। मतलब दोनों एग्जाम्पल क्या है बच्चों, पेपर वर्क है। आपको बस अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करने के लिए दिखाना पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में आपके पास ये पैसा नहीं है, तो जब तक पैसा आएगा नहीं, आप उसे कैसे बायबैक में यूज कर सकते हो, होना तो चाहिए पैसा। तुम कह रहे हो बहुत प्रॉपर्टी है ना, फॉर एग्जाम्पल दोस्त को पार्टी देनी है, ठीक है, पार्टी का बिल आ गया है 5,000, आपको 5,000 देना है पैसे, और आप क्या बता रहे हो, बाइक है मेरे पास, आईफोन है मेरे पास, उन सबसे क्या पैसा है क्या तुम्हारे पास, दे दो ना आईफोन।
दे दो ना अपनी बाइक, दे सकते हो क्या? नहीं, है ना? फिर जब दे दोगे तो घर पे पता चल ही जाएगा क्या होने वाला है तुम्हारा। ठीक है, तो कुल मिला के आप अपनी वेल्थ गिना रहे हो, लेकिन एक्चुअल में क्या आपके पास वो अमाउंट है क्या? नहीं, अमाउंट नहीं है, तो आप उसे फ्री रिजर्व में बायबैक में यूज कर ही नहीं सकते। तो कुछ नहीं, फ्री रिजर्व का बस मीनिंग बता रहे, फ्री रिजर्व में क्या आता है और क्या नहीं आता है, बता दोगे पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए, जनरल बातें अब यहाँ पे खत्म होता है। कितने सोर्स है, याद रहेगा? आखिरी वाला सोर्स क्या है? बट नॉट सेम काइंड। ठीक, चलो सोर्सेस पढ़ लिए। कंडीशन, बायबैक इशू करना है तो सबसे पहले आर्टिकल में लिखा होना चाहिए कि आपकी कंपनी क्या कर सकती है, बायबैक वाले शेयर इशू कर सकती है। अगर आपकी कंपनी, यहाँ तो नहीं है एसी, एसी का रिमोट आपके पास कहीं है क्या बच्चों? बंद कर दो ना, थोड़ा आपस में मैनेज करते रहना, खेलते रहना, है ना? चलो, हाँ, तो आर्टिकल में परमिशन होगी। अगर आईटेक्स के आर्टिकल में लिखा है कि मैं अपनी कंपनी के बायबैक आगे चल के फ्यूचर में कर सकती हूँ तो मैं कर सकती हूँ, नहीं लिखा तो नहीं। प्रोविजन इज नॉट अवेलेबल, मान लो नहीं लिखा है, अब क्या? क्या मैं अपने आर्टिकल को बदल सकती हूँ? एसआर पास करो। मैं अपने बायबैक वाला पॉइंट लिखना भूल गई, आज मीटिंग करा रही हूँ, मैं बायबैक वाला पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, इसके लिए पूछ रही हूँ। तुम लोग एसआर पास करोगे तो मैं ऐड करूंगी और आगे चल के भविष्य में आप बायबैक कर लोगे। समझ में आया? नेक्स्ट, किसकी अप्रूवल? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बायबैक का, इसमें पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, चलो, बायबैक करने के लिए हमें परमिशन लगेगी। सब लोग अभी पहले हेडिंग देखेंगे, स्क्रीन में देखेंगे और कंसेप्ट को समझेंगे। प्रॉपर पढ़ाऊंगी, लिखने का समय दूंगी, प्लीज ध्यान देंगे ये, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। कंपनी बायबैक कर सकती है, यस और नो? कर सकती है। अब सवाल है कितना, कितना? मैं और ऑफिसर अभिषेक सर, हम है पब्लिक कंपनी और हमारी इच्छा तो क्या है कि प्रॉफिट हम तीनों में ही बटे। हमारी इच्छा क्या है? प्रॉफिट तो हम तीनों में बटे। तुम सबसे मैं लेना चाहती हूँ, कर सकती हूँ। जब जरूरत थी तो तुमसे पैसे मांगे, अब आज जरूरत नहीं है तो भगा रही हूँ, चलेगा क्या? नहीं। लॉ ने एक लिमिट डिसाइड कर दी है। लॉ ने बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या लिखा है? बोर्ड रिजोल्यूशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में किसी शेयरहोल्डर से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कंपनी को लग रहा है नहीं बायबैक करना चाहिए क्योंकि हमें टेक ओवर से डर लग रहा है, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो? 10% तक का, क्या लिखा है? टोटल इक्विटी कैपिटल, टोटल पेड अप इक्विटी। अभी कल क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करी थी तो बोनस शेयर जैसे कैलकुलेशन आए थे, तो इसमें भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिना परमिशन के, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिना परमिशन के कितना तक का बायबैक कर सकते, तो आपको बैलेंस शीट दे दी जाएगी, उसमें इक्विटी दिया होगा, प्रेफरेंस दिया होगा, फ्री रिजर्व दिया होगा। आपको क्या क्या ऐड करना है? इक्विटी एंड फ्री रिजर्व, प्रेफरेंस नहीं। 10% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बायबैक अगर करेंगे तो वो अपनी कंपनी का टोटल पेड अप कैपिटल प्लस टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व दोनों को ऐड करेंगे, उसका 10% तक का बायबैक कर सकते बिना किसी और के परमिशन के। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया 51, मैं राकेश अभिषेक सर बैठेंगे बोर्ड मीटिंग में, राकेश अभिषेक सर ने हाँ बोल दिया, 51% की वोटिंग हो गई। अब 10% तक का कर सकते। ठीक है, पक्का ये समझ में आ गया? लेकिन हमें थोड़ा ज्यादा करना है, 20% करना है। तो अब बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चलने वाला नहीं है, आपको शेयरहोल्डर के पास जाना पड़ेगा और शेयरहोल्डर से परमिशन लेनी पड़ेगी। शेयरहोल्डर एसआर पास करेंगे तभी। तो मैक्सिमम कितना बायबैक हो सकता है? 25%, 25%, लेकिन 25% क्या लिखा है? टोटल, लैंग्वेज का ध्यान देना, टोटल पेड अप कैपिटल। पेड अप में क्या आता है? इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, दोनों आता है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात होती है तो पेड अप इक्विटी एंड फ्री रिजर्व, और जब किसकी बात होती है? शेयर होल्डर से परमिशन एसआर की बात होती है तो पेड अप में इक्विटी प्रेफरेंस प्लस क्या लिखा है? फ्री रिजर्व ऐड करना, इसका 25% निकालना, इतना शेयर होल्डर की परमिशन से होगा। अगर मेरे को 30% करना है, मैं कर ही नहीं सकती। आईटेक्स ने डिसाइड किया 30% बायबैक करना चाहते हैं शेयर्स, कर सकती हूँ, लीगली अलाउड नहीं है। 20% करना है, बींगा सीएस आप लोगों से पूछा जा रहा है। 20% करना है, बींगा सीएस आपसे पूछा जा रहा है, क्या करना पड़ेगा? बताओ क्या करना पड़ेगा? बोर्ड मीटिंग पहले कराओ, उनसे पूछो, फिर जनरल मीटिंग कराओ, एसआर पास कराओ।
20% कैलकुलेट करके बताओगे कितना कर सकते हैं? 20% किसका? 20% किसका? इक्विटी, प्रेफरेंस, फ्री रिजर्व, तीनों का टोटल करना पड़ेगा। क्लैरिटी है? पहले बताओ, पक्का? यहां तक क्लियर है? कंपनी कभी भी अपने एक साल में इक्विटी का क्या नहीं करेगी? 25% से ज्यादा नहीं। लैंग्वेज आओ रीड करेंगे। बट इन केस ऑफ द बायबैक ऑफ द इक्विटी शेयर्स ओनली, हम अभी बस इक्विटी की बात करें, ध्यान रखना आप इक्विटी का कभी भी 25% ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी क्रॉस नहीं करेंगे इन दैट फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में इक्विटी का कभी भी 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऊपर 25 उन्होंने बोला इक्विटी प्रेफरेंस दोनों को मिलाकर है, लेकिन कंडीशन क्या है कि 25% से क्रॉस नहीं। इसको प्रैक्टिकल के थ्रू समझाऊंगी। बाकी अभी ये बताओ, ऊपर के 2 पॉइंट समझ में आए? 2 मिनट बच्चों, बस हम एक फाइनेंशियल ईयर में इक्विटी, पर्टिकुलर इक्विटी को 25% से ज्यादा क्रॉस ना करें। ठीक है, चलो अभी ये समझ में आया? बस मैंने अच्छे प्रेजेंटेशन में बताया है। आ जाओ रीड करेंगे। मैक्सिमम क्या लिखा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल से मैक्सिमम कितना बायबैक हो सकता है बताओ? 10% ऑफ टोटल पेड अप, टोटल पेड अप इक्विटी एंड फ्री रिजर्व। इनकी लैंग्वेज देखो क्या लिखा है, सही करो। यहां लिखो इक्विटी, मैक्सिमम क्वांटम विद द शेयरहोल्डर अप्रूवल स्पेशल रेजोल्यूशन 25% पेड अप कैपिटल, ये सही लिखा है। फ्री रिजर्व यहां लिखा है टोटल, यहां 10% सही किया उन्होंने, देखो यहां बताया उन्होंने सही कि 10% से हमारा मतलब क्या है? इक्विटी एंड फ्री रिजर्व, और 25% से हमारा क्या है? टोटल पेड अप, जिसके अंदर आता है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस एंड अलग से फिर फ्री रिजर्व। यहां नीचे उन्होंने थोड़ा वो क्या डायग्राम बनाने में थोड़ा बिजी हो जाते है ना, तो इस चक्कर में थोड़ा गलत किया है, उसे वहां पे ही करेक्ट कर दो, नहीं तो आगे चलकर कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। क्लियर है बच्चों? तो 10% जब भी तुम आंसर देगो तो मैं नहीं सेटिस्फाइड होंगी, आपको कंप्लीट बताना पड़ेगा। 10% किसका? टोटल पेड अप इक्विटी एंड फ्री रिजर्व। 25% किसका? टोटल पेड अप, जिसके अंदर इक्विटी, प्रेफरेंस एंड अलग से फिर फ्री रिजर्व। डन? कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर ये अलग से जो मैंने आपको पॉइंट बताया, 25% और लेस एग्रीगेट पेड अप ऑफ फ्री रिजर्व इन रिस्पेक्ट बायबैक इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर स्पेशली इन दैट फाइनेंशियल ईयर 25% से कम नहीं, ये प्रैक्टिकल के थ्रू समझाऊंगी। चलो यहां तक क्लियर है? डेट इक्विटी रेशियो समझते हैं, क्या होता है डेट इक्विटी रेशियो? एक स्टैंडर्ड रेशियो बताया होगा बचपन में, क्या होता है? 2:1 बताओ। 2 क्या है? डेट। मेरे पास अगर इक्विटी 1 लाख का है तो मैं लोन कितने का ले सकती हूँ? 2 लाख तक का। अगर 10 लाख तक का इक्विटी है तो लोन कितना ले सकती हूँ? 20 लाख तक का, टोटल 30 लाख हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये डेट इक्विटी रेशियो कहलाता है, ये एक स्टैंडर्ड रेशियो है। आओ, डेट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक, बायबैक करने आ रहे हो, आपका डेट इक्विटी रेशियो नहीं चेंज होना चाहिए। ट्वाइस लैंग्वेज में लिखा है, नॉट मोर देन द ट्वाइस पेड अप, ठीक है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट डेट इक्विटी रेशियो इतना मेंटेन होना चाहिए आपका आफ्टर बायबैक, वो ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। येलो कलर से हाईलाइट किया है, जरा पढ़ो क्या लिखा है। सीजी चाहे तो क्या कर सकती है? ये सीजी अब किसके लिए रेशियो हायर रख रही है, इधर बताया उन्होंने। एमसीए में नोटिफिकेशन लेके आए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला भैया हायर रेशियो क्या है? 6:1, मतलब 1 लाख अगर इक्विटी है तो 6 लाख लोन ले सकते हैं। किसने? फॉर दी गवर्नमेंट कंपनीज। आओ सिंपल लैंग्वेज में, फॉर दी गवर्नमेंट कंपनीज, वो गवर्नमेंट कंपनीज जो किसमें इन्वॉल्व है, क्या लिखा है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस और वापस नॉर्मल कंपनी को बोला आईटेक्स बायबैक करना है, हाँ करना है, तो डेट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक कितना होना चाहिए? 2:1। डन? पक्का? लेकिन वो गवर्नमेंट कंपनीज जो कौन सा काम कर रही है? नॉन बैंकिंग, एनबीएफसी वाला काम कर रही है, या फिर हाउसिंग फाइनेंस, फाइनेंस वाले काम है ना, तुम्हारा काम ही फाइनेंस का है, तो तुम तो लोन थोड़ा ज्यादा
डील कर सकते हो। तो तुम्हारा हायर रेशियो क्या है, बाय बैक 6:1, याद रहेगा पक्का, यही लिखा है। कितने पॉइंट्स हो गए, हम कंडीशन पढ़ रहे। पहली कंडीशन, आर्टिकल में परमिशन होनी चाहिए। अगर आर्टिकल में परमिशन नहीं है तो क्या करना है, आर्टिकल को ऑल्टर करवा देना है थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। सेकंड पॉइंट, कितना बायबैक करना है, 8% करना है। किसकी अप्रूवल लगेगी, 16% करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या बना दिया जाएगा, 16% का करना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, मस्त इन्होंने है ना इशू कर दिया है, सॉरी बायबैक कर दिया। कर सकते हैं क्या, आप क्या बोलोगे, प्रोसेस ही फॉलो नहीं करी, एसआर पास ही नहीं करवाया, तो आपको लिमिट पता होनी चाहिए। चलो थर्ड पॉइंट क्या बोला, इक्विटी उस फाइनेंशियल ईयर का मैक्सिमम क्वांटम कभी भी उसका 25% ज्यादा नहीं होना चाहिए। फोर्थ क्या बोल दिया, आफ्टर बायबैक आपका डेट इक्विटी रेशियो 2:1, लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस में इन्वॉल्व है तो हायर रेशियो का हो सकता है। वो हायर रेशियो क्या है, 6:1। किसका बायबैक करोगे, जब तुमने मुझे पैसे पूरे दिए तो मैं भी तुम्हें बायबैक करूंगी ना पूरे पैसे का। पार्टली पेड अप का होगा क्या, नहीं, तो साफ बोल दिया फुल्ली पेड अप शेयर डन, उसी का बायबैक होगा। नेक्स्ट, गैप बिटवीन, बैक टू बैक बायबैक लेकर आ रही हूं मैं, अभी इस महीने बायबैक लेके आई और नेक्स्ट महीने फिर से नहीं, 1 साल का गैप तो ले लो। लॉ बोलता है, कंपनीज एक्ट बोलता है 1 साल का गैप लेने का। 1 ईयर प्रेग्नेंट मतलब होता है कैलकुलेट करना फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ द प्रीसीडिंग ऑफर। पुराना बायबैक जब खत्म होगा वहां से 1 साल का गैप, उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा बायबैक। क्या मैं बोल सकती हूँ 2 बायबैक के बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए, टाइम गैप बिटवीन 2 बायबैक। एक बायबैक की प्रोसेस जल्दी से जल्दी खत्म करो, लेकिन कभी भी 1 साल से ज्यादा नहीं। कंप्लीट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग दिस स्पेशल रेजोल्यूशन। आज मैंने पूछा क्या बायबैक कर सकती हूँ, तुमने बोला हाँ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, मुझे बायबैक करना अलाउ किया। यहाँ से 1 साल के अंदर पूरा बायबैक कंप्लीट कर लूं, क्या बात समझ में आ रही है, 1 साल से ज्यादा नहीं, 2 महीने में खत्म कर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया, है ना, लेकिन 1 साल से ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन तो नहीं, 6 और 7 में डिफरेंस समझ में आ रहा है। 7 क्या बोलता है, बायबैक 1 साल के अंदर खत्म कर दो, दूसरा बायबैक 1 साल का ब्रेक लेकर फिर लो, डन। चलो 8 पॉइंट, बायबैक करना है, मार्केट में से शेयर उठाना है। चलो किससे शेयर वापस लूंगी, एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर से। किससे लूंगी, ओपन मार्केट से या फिर एम्प्लॉयज के पास भी तो है, यस खत्म हो चुके हैं लेकिन अभी कंपनीज एक्ट में नहीं, वहां उसमें चेंज हुआ, सेबी के रेगुलेशन में हुआ, यहाँ नहीं, ठीक है बताऊंगी। यहां भी एक्चुअल में हटाई दिए इन्होंने, लिखा नहीं है बस। एक्चुअल में बच्चों बता रही क्या है, अमेंड हो चुका है, ये अब एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर और ओपन मार्केट में डिफरेंस ही क्या है, ओपन मार्केट भी तो क्या है, एग्जिस्टिंग ही शेयरहोल्डर है ना, ठीक है। तो ये अब हट चुका है, लेकिन तुम्हारी बुक ने अभी हटाया नहीं। तो 2 तरीके की ही मेथड है, पहला क्या है, ओपन मार्केट में से जिन जिन के पास शेयर्स है उनसे लेना चाहते, दूसरा हमारे कंपनी में अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज, इनको भी हमने दिया था, इनसे भी लेना चाहते हैं। तो यस, जिन जिन को दिया था उनसे ही वापस लेना चाहते हैं, डन। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है बताओ, शेयर सर्टिफिकेट मेरे पास आ गया, 2 चीज है, या तो शेयर सर्टिफिकेट आएगा फिजिकल या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमैट। अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमैट है तो डिपॉजिटरीज जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, फिजिकल फॉर्म में है तो इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि ये शेयर सर्टिफिकेट तो अब खत्म करना पड़ेगा ना, इसको जलाकर खत्म करेंगे, ठीक है। चलो फिजिकली डिस्ट्रॉय करेंगे शेयर सिक्योरिटी जो भी हमने ब्रॉड बैक कर लिया है, कितने दिन के अंदर, विद इन 7 डेज। कहां से, लास्ट डे जिस दिन बायबैक खत्म होगा उस दिन सारे सर्टिफिकेट जो हमारे पास आ चुके हैं उनको डिस्ट्रॉय करेंगे, डन। चलो प्रोहिबिशन ऑफ द फर्दर इश्यू ऑफ शेयर, मैं बायबैक क्यों कर रही हूँ, ताकि नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाए, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाए, ये मान के चलो बेसिक फॉर्मेट कि भैया हम सबको रिटर्न ज्यादा चाहिए, ठीक। अभी मैंने बायबैक किया और मैं क्या करने का सोच रही हूँ, फर्दर इश्यू, ये क्या बात हुई, आप कहते हैं पैसा बहुत पड़ा है, आपको पैसे की जरूरत नहीं है, एक काम करते हैं बायबैक कर लेते हैं, अर्निंग पर शेयर। तो फर्दर इश्यू लेकर क्यों आ रहे हो, फर्दर इश्यू क्यों लेकर आ रहे हो जब पैसा रखा था आपके पास। तो क्या हम आपको अब इश्यू लेकर आने देंगे बायबैक करने के बाद, बिल्कुल आने नहीं देंगे। हेडिंग पढ़ो क्या लिखा है, प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिटेड है, अलाउड ही नहीं है।
वेयर अ कंपनी कंप्लीट बायबैक, एक बार आपका बायबैक कंप्लीट होता है, ठीक है, दोबारा बायबैक लेके आ सकते हो, लेकिन आपको पैसे की तो शॉर्टेज नहीं है ना, तो इश्यू मत लेकर आना। एक बार अगर आपका बायबैक कंप्लीट होता है तो साफ साफ बोल दिया, इट शेल नॉट मेक फर्दर इश्यू ऑफ शेयर, सेम काइंड ऑफ शेयर। तुम्हारी इक्विटी शेयर होल्डर थे, मैंने इक्विटी को पैसा वापस किया और नंबर ऑफ शेयर कम कर दी, अब मैं क्या लेके आ रही हूँ, दोबारा से इक्विटी लेके आ रही हूँ, क्यों लेकर आ रही हूँ, कोई लॉजिक है दोबारा से लेकर आने का? नहीं, ये डायरेक्टर नालायक है, कभी बोलता है ये करो, कभी बोलता है ये बोलो, तो साहब बोल रहे हैं भैया तुम्हारा इक्विटी से नंबर ऑफ शेयर्स कम कर दे, दोबारा से इक्विटी नहीं लेकर आओगे, सेम काइंड नहीं लेकर आओगे, और इंक्लूडिंग द अलॉटमेंट ऑफ नए शेयर, नए शेयर आप दोगे ही नहीं, सेक्शन 62(1)(a) के हिसाब से। बताओ जरा, सेक्शन 62(1)(a) राइट इशू, आप राइट इशू से भी पैसा नहीं लोगे, पैसा तो था ना, पड़ा था, सरप्लस पैसा पड़ा था, अर्निंग पर शेयर बढ़ाना था, कोई पैसे की आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट नहीं था, इस कारण से अगर आपने पैसा यूज किया तो आप फर्दर इशू नहीं करोगे। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? पहले बताओ कब तक के लिए? 6 महीने तक, 6 महीने के बाद जो करना है करो, फिर से बढ़ा लो, ठीक है। लेकिन जनरल रूल क्या है, अगर आपका बायबैक खत्म हुआ 6 महीने तक कोई नया शेयर इशू नहीं करोगे, 6 महीने तक कोई नया शेयर इशू नहीं करोगे, सेम काइंड। इक्विटी तो इक्विटी नहीं, प्रेफरेंस कर सकती हूँ ना, सेम काइंड बोला, ठीक है। 6 महीने तक, 6 महीने के बाद जो करना है करो, इक्विटी देना है इक्विटी दे दो, 6 महीने तक तो रुको, बायबैक का क्या मतलब, इतनी लंबी प्रोसेस कर कर आए हो, इतना खर्चा किया है। लेकिन अब ये लोग ने बोल दिया एक्सेप्शन, इसका मतलब अब क्या पढ़ने वाले हैं बताओ, इन 6 महीनों में कर सकते, इन 6 महीनों में हम कुछ चीजें कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है, पहला पॉइंट क्या लिखा है, बोनस इशू। पॉइंट नंबर 2, discharge of the subsisting obligation such as conversion of warrant। ये सब सेकंड पॉइंट है, ये सब के सब सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट के अंदर पॉइंट्स चल रहे हैं, ये सेकंड पॉइंट चल रहे हैं, सेकंड पॉइंट का ए पॉइंट क्या लिखा है, कन्वर्ट कर रहे, क्या कन्वर्ट कर रहे, वारंट, बताऊंगी क्या होता है। दूसरा क्या बोला, स्टॉक ऑप्शन स्कीम, इस और बोल सकती हूँ, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन बोल सकती हूँ। नेक्स्ट बताओ क्या लिखा है, स्वेट इक्विटी, और बताओ क्या लिखा है, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और क्या लिखा है, समझो अब इस कंसेप्ट को। टोटल पॉइंट्स बोल सकती हूँ 1 2 3 4 5, और ये क्या था बोनस, 6 पॉइंट बोल सकती हूँ, काउंट करो, समझो कंसेप्ट को। पहले बायबैक खत्म हो गया, ठीक है, 6 महीने तक कुछ इशू नहीं लेकर आओगे, लेकिन इन 6 महीनों में ये इशू ला सकते हो, बोनस देने का मन है दे सकते हो, पैसा ज्यादा तो पड़ा है तुम्हारे पास, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट तो करना है कर सकते हो। सेकंड पॉइंट क्या बोला, डिस्चार्ज कर रहे हो अपनी कुछ ऑब्लिगेशंस, आपके कसमे वादे बहुत सालों पहले हो चुके थे, आपने बोला था प्रेफरेंस शेयर्स को हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऑफर डॉक्यूमेंट में जो 4 साल पहले हुआ था, हमें थोड़ी ना पता था कि हम कभी बाय बैक लेके आएंगे, ये वो कोइंसिडेंस है, इन 6 महीनों में, इन 6 महीनों में ही वो डेट पड़ रही है। आज बायबैक कंप्लीट होता है, इन 6 महीनों तक, इन 6 महीने तक क्या नहीं करोगे, इन 6 महीने तक क्या नहीं करोगे, कोई नया शेयर इश्यू नहीं करोगे, लेकिन इन 6 महीनों में आपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी दिया, क्यों दिया, क्योंकि 4 साल पहले आपके ऑफर डॉक्यूमेंट में जो लिखा था वो कोइंसिडेंस है कि इन 6 महीनों में आया, ठीक है। आपका जो डिबेंचर है, डिबेंचर कन्वर्ट होता है इक्विटी में मिलता है। आपका स्वेट मतलब क्या है, रिवॉर्ड दे रहे हो ना, दे सकते हो। इसॉप में क्या बोला था, 3 साल तक लॉक इन पीरियड में है, 3 साल तक काम करोगे, ये था ना, इसॉप में क्या था, 3 साल तक काम करोगे उसके बाद मिलेंगे, कोइंसिडेंस है कि इन 6 महीनों में ही आ रहे। तो ये ऑब्लिगेशंस है, ये सारी की सारी क्या है, ऑब्लिगेशंस। इन ऑब्लिगेशंस में क्या क्या जानते हो, इसॉप जानते हो, इसॉप जानते हो जिसमें लॉक करने के लिए कहीं ना जाए, स्वेट जानते हो, रिवॉर्ड, प्रेफरेंस जानते हो, डिबेंचर जानते हो, वारंट बस एक डॉक्यूमेंट है जो कि आगे चल के इक्विटी में कन्वर्ट होता है। अभी बस क्या समझेंगे, वारंट एक सिंपल डॉक्यूमेंट है जो आगे चल के इक्विटी में कन्वर्ट होता है। तो ये सारी की सारी चीजें इक्विटी फॉर्म आपको अगर दे रही है तो ये इन 6 महीनों में अगर आ रही है तो इन 6 महीनों में दे सकते हैं, क्योंकि ये सब ऑब्लिगेशन है, और ये ऑब्लिगेशन आज की डिसाइड नहीं करी हुई है, ये ऑब्लिगेशन पुरानी
डिस्कस कर रखी थी, ये कोइंसिडेंस है कि इन 6 महीनों में आ रहा है, तो यस नॉर्मल रूल है, कोई नया शेयर इशू नहीं करोगे, लेकिन आपकी जो पुरानी ऑब्लिगेशंस है इन 6 महीनों में अगर आती है तो यस आप ये दोगे, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी बनती है। बात समझ में आ रही है क्या? पक्का? जनरल रूल, बायबैक खत्म होगा तो 6 महीने तक कोई फर्दर नए शेयर इशू नहीं करोगे, सेम काइंड, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला, बोनस एक्सेप्ट बोनस, और दूसरा कुछ ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन की पूरी लिस्ट दे दी। पहला क्या बोला, वारंट, देन इसॉप स्वेट, फिर प्रेफरेंस और डिबेंचर। समझ में आया क्या? पक्का? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? चलिए, ये बायबैक का ऑप्शन मैंने जो तुमको दिया है ना, बायबैक की विंडो ओपन होगी, जितने लोग इंटरेस्टेड है हाँ बोलेंगे, जितने लोग इंटरेस्टेड नहीं है ना बोलेंगे। तो ये विंडो कितने दिन के लिए ओपन होगी? ओपन रहेगी कम से कम कितने दिन के लिए? 15 दिन। और मैक्सिमम कितना? क्या याद आ रहा है इससे, जरा बताओ। राइट इश्यू याद आ रहा है? राइट इश्यू में भी यही पढ़ा था, ठीक है। कुछ नहीं, विंडो मैंने बोला आज मैंने तुम्हारे घर पे डॉक्यूमेंट भेज दिया, मैं बायबैक करना चाहती हूँ, कल से विंडो ओपन हो जाएगी, जितने लोग इंटरेस्टेड है हाँ बोलो, ठीक है। 15 दिन के लिए, 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक विंडो ओपन। किस चीज की विंडो ओपन हो रही है? इस ऑप्शन की विंडो ओपन हो रही है। जिसको बेचना है प्लीज एप्लीकेशन इन दिनों ही बेचना, 1 से 15 से ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। ये कंपनी की मर्जी है, विंडो कितने दिन भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने दिन के लिए तो ओपन रखना पड़ेगा? 15 दिन। और मैक्सिमम कितने दिन के लिए? 30 दिन। मैंने कहा मैं 40 दिन रखूंगी, रख सकती हूँ क्या? पल्लू सब बढ़िया? जीवन में नींद की कोई कमी? सुबह सुबह हाँ जिम जाता है और यहाँ सोता रहता है, मतलब जिम जाता है कितने बजे निकल जाता है घर से? 6 बजे निकल जाता है, और यहाँ ऐसे 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 सोना है। तेरा जिम बंद करवा दूंगा अगर तू यहाँ सोया। अब घर पे, घर पे बोल दूंगी मैं। चलो वापस, 15 से 30 दिन। अगर सारे के सारे मेंबर कह रहे भाई इतने दिन मत विंडो ओपन रखो यार, खर्चा लगता है। विंडो ओपन करने के लिए क्या लगता है? खर्चा नहीं लगता होगा? खर्चा लगता है। सारे मेंबर अगर साथ में सहमति देते हैं तो आप क्या कर सकते हो, 15 दिन से कम। लेकिन राइट इश्यू में क्या बढ़ा था? ये बढ़ा था, क्या बढ़ा था? 90% की अगर हाँ बोल दी जाएगी तो 7 डेज। लेकिन वहां पे 90% लोग की हाँ, और इन्होंने क्या बोल दिया? ऑल मेंबर्स मतलब 100% यूनानिमस। सब लोग मिलकर अगर हाँ बोलेंगे, सब लोग यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करेंगे, तो 100% अगर हाँ बोलेंगे तो 15 दिन से कम भी किया जा सकता है। 11 पॉइंट समझ में आया? हेडिंग बताओ वापस। पक्का ध्यान दिया था ना कि इसमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं। ध्यान इसे बोलते नहीं ध्यान देना। बच्चों क्या लिखा है? 15 से 30 दिन के लिए विंडो ओपन होगी, लेकिन सारे शेयर होल्डर मिलकर बोल देंगे 15 दिन के लिए विंडो ओपन मत करो, कम दिन के लिए करो, तो कम दिन भी हो जाएगी। ऑल मेंबर्स ऑफ द कंपनी अगर अग्री तो रिमेन ओपन फॉर दी लेस देन 15 डेज। समझ में आया? कम कितना भी हो सकता है, इसके लिए हमें पढ़ने पड़ेंगे रूल्स। जनरली 7 दिन ही रहता है, 7 दिन से नीचे नहीं जाना है ना। एक ही दिन, कल बस विंडो ओपन रहेगी, है ना। जैसे वो नहीं आता डिस्काउंट फ्लिपकार्ट में कि इतने दिन के लिए ऑफर चलेगा, तो एक दिन हो रहा है कि 12 बजे तक, पूरी 12 बजे तक वेट करते हो, तुरंत सेल आउट हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? स्टॉक खत्म हो जाता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। चलो नेक्स्ट हेडिंग बताओ। मैंने कुछ लिखा है तुम लोगों के लिए। आरबीएस मतलब क्या? रीड बाय स्टूडेंट। क्या लिखा है? हेडिंग बताओ। अगर मैंने बोला रजिस्टर ऑफ मेंबर, मतलब एक रजिस्टर जिसमें सारे मेंबर्स के नाम। अगर मैंने बोला रजिस्टर ऑफ बायबैक, एक रजिस्टर जिन जिन ने वापस शेयर कर दिया है उनका एक अलग से नाम, उनका नाम लिखूंगी, उनका पता लिखूंगी, उनका ऑक्यूपेशन लिखूंगी, उनके नंबर ऑफ शेयर्स लिखूंगी, कितने प्राइस में बेचा सब लिखूंगी, पूरी की पूरी एंट्री। ये तुम खुद पढ़ोगे, मेंटेन करो रजिस्टर, फॉर्मेट दे रखा है, पढ़ोगे सब समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? डिस्पैच, लेटर ऑफ ऑफर। मैं बायबैक का ऑफर देना चाहती हूँ, उस ऑफर डॉक्यूमेंट को नाम दिया है, उस ऑफर डॉक्यूमेंट को नाम दिया है। क्या नाम दिया है? लेटर ऑफ ऑफर। राइट इशू में भी यही नाम था। लेटर ऑफर दूंगी जिसमें लिखा होगा बाय बैक करना चाहती हूँ, इतनी इतनी प्राइस में करना चाहती हूँ, इतने इतने दिन के लिए विंडो ओपन होगा। ये सारी डिटेल किसमें लिखी होगी? लेटर ऑफ ऑफर में। डिस्पैच करना है शेयर होल्डर को। चलो ये लेटर ऑफ ऑफर जो डिस्पैच करना है शेयर होल्डर को या सिक्योरिटी होल्डर को, कब करना है? कब करना है? इन्होंने बोला इमीडिएटली आफ्टर फाइलिंग दी सेम। जब भी आपने आरओसी को बताया ना
कि आप बाय बैक करने का सोच रहे हो, इमीडिएटली करना है, बट नॉट लेटर देन दी, क्या लिखा है, 21 डेज फ्रॉम दी फाइलिंग दी आरओसी। मतलब जिस दिन आरओसी को बताया, आज मैंने आरओसी को बताया, वहां से कितने दिन के अंदर, इन 21 डेज के अंदर लेटर ऑफर डिस्पैच कर देना। समझ में आ रहा है? आज है 1 तारीख, ठीक है, यहां है 21 डेट, ठीक, इसके अंदर अंदर आपको क्या करना है, डिस्पैच कर देना है। क्या डिस्पैच कर देना है, LO, लेटर ऑफ ऑफर ना, ओ लेटर ऑफ ऑफर, ठीक। इसमें सारी डिटेल्स लिखी होगी। आपने आरओसी को भी बताया कि भैया देख लो हमारा लेटर ऑफर सब बढ़िया है क्या, चेक कर लो। इनको दे दिया फिर कि हाँ आप पढ़ो समझो, लगता है कल से विंडो ओपन हो जाएगी, 15 दिन तक के लिए रहेगी, सोच समझ के, चौथे दिन में करना है, चौथे दिन में, 15 दिन में करना है, 15 दिन के बाद मत करना। कंपनी ने 20 बोला है तो 20 दिन का आपके पास है ऑप्शन। क्या लिखा है, कर लिया तुमने, चलो बाय बैक। आरओसी को बताना बनता है, कोई फर्ज वर्ज है कि नहीं, आरओसी को बताने का फर्ज है। चलो पहला स्पेशल रेजोल्यूशन क्यों पास किया था आपने, बाय बैक करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, पहले पूछा, तुम लोग सबने हाँ बोला। तो जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, आरओसी को बताओ कौन सा फॉर्म, MGT 14, 30 डेज, 30 डेज कहां से, स्पेशल रेजोल्यूशन, लेटर ऑफ ऑफर बिफोर बायबैक, बायबैक करने से पहले आरओसी को दो, आरओसी के बाद फिर उसको देना है सारे शेयर को 21 डेज के अंदर देना है, ये पढ़ाना भी अपन ने, 21 डेज के अंदर आपको देना है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग बताओ, पैसा पड़ा है तभी बाय बैक कर रहे हो, हाँ कि ना, हाँ। हमें आरओसी को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और उसमें क्या लिखना होना चाहिए, बहुत पैसा है, सॉल्वेंट है हम, है ना, इंसॉल्वेंट नहीं है। चलो लेटर ऑफर कंपनी फाइल करेगी रजिस्ट्रार को अलोंग विद द लेटर ऑफर और डिक्लेरेशन देगी, ये फॉर्म भर के दो, उस फॉर्म में लिखा होगा कंपनी के पास कोई उधार सुधार नहीं है, कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं है, कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा है, ये डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा, नहीं तो पता चला आज बायबैक क्या, कल दिवालिया निकल गया तुम्हारा, ये बायबैक किया क्यों था, ठीक है। भोली भाली पब्लिक को तो आपने पागल बना लिया, तो आरओसी को आपको डिक्लेरेशन तो देना पड़ेगा। डन, क्लियर है। चलो रिटर्न, अब SH11 आपको देना पड़ेगा जब आपका बायबैक कंप्लीट हो जाएगा, तो प्लीज रजिस्ट्रार को ये फॉर्म भरकर इन्फॉर्म करो कि कंप्लीट हो गया हमारा पूरा बायबैक। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो सेबी आ जाएगी और सेबी ने बोला है कि भैया हमको तो कुछ अलग ही फॉर्म चाहिए, एक्स्ट्रा फॉर्म चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा फॉर्म भी जाएगा। क्या बातें समझ में आ रही है? कुल मिलाकर हमने ये क्या हेडिंग पढ़ी, जब जब जो जो करोगे बताते जाओ। जब SR पास किया कि बायबैक करने के लिए सब लोगों ने हाँ बोल दी, तुरंत बताओगे। सेकंड क्या बोला, लेटर ऑफर और डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी दोनों दोगे आप, आरओसी को चेक कराओगे। लास्ट में क्या बोलते हैं, जब काम खत्म हो जाएगा, जब शुरुआत कर रहे थे SR पास कर रहे थे तब बताया, उसके बाद प्रोसेस के बीच में बताया, और आखिरी में जब बायबैक खत्म हो गया उसके बाद भी बताया। मतलब बायबैक की पल पल के स्टेप स्टेप की खबर आपको किसको देनी पड़ेगी, आरओसी को देते रहनी पड़ेगी, ताकि उनके भी कंसर्न में रहे कि भैया अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब क्या होना बचा है। समझ में आ रहा है? और अगर आरओसी को पता चल गया तो हमें तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पता ही चल जाएगा। क्या बातें समझ में आई? पक्का। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, मैंने तुम सबको ऑप्शन दिया, ठीक है, तुम सब ने ऑप्शन एक्सेप्ट कर लिया। एक फर्जी शेयर आया पल्लू का, एक फर्जी शेयर आया पल्लू का, ठीक है, हाँ। हो सकता है ना कि लोग फेक शेयर्स दे दे बदले में पैसे लेने के लिए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, कंप्लीशन ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ द ऑफर आपको चेक करना है, कंपनी कंप्लीट करेगी, वेरिफिकेशन करेगी, भैया तुम लोगों ने जो ऑफर एक्सेप्ट किया कि हाँ दीदी हम अपना शेयर बाय देने को तैयार है, देने को तैयार है। कुछ फर्जी शेयर सर्टिफिकेट भी इसमें हो सकते हैं, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के सारे ऑफर जो भी आए उनको चेक करना है। कितने दिन के अंदर, कितना समय है कंपनी के पास, विद इन 15 डेज। 15 डेज कहाँ से, 15 दिन तक मैंने विंडो ओपन करी थी, ठीक है, 15 दिन विंडो क्लोज, जितने भी है वहां से 15 दिन और लिए मैंने, इन 15 दिन में मैंने क्या किया, वेरिफिकेशन करवाया, ठीक है। डीम टू बी एक्सेप्टेड अनलेस कम्युनिकेशन ऑफ द रिजेक्शन। जरा ये लाइन पढ़ो मुझे बताओ, पूरा पढ़ो बताओ। वेरी गुड। वेरिफिकेशन ऑफ द ऑफर रिसीव, 15 दिन का समय किसके पास है, 15 दिन का समय किसके पास है, 15 दिन का समय तुम्हारे पास तो ऑफर देने का। अब मेरे पास आ गए एक बार विंडो क्लोज, अब 15 दिन का समय किसके पास है, कंपनी के पास। कंपनी क्या करेगी, वेरीफाई करेगी, चेक करेगी।
मैंने अगर पल्लू को नहीं बोला कुछ भी तो मान लिया जाएगा, क्या लिखा है, डीम्ड एक्सेप्ट। अगर मैं कुछ नहीं बोलती हूं तो पल्लू का भी सर्टिफिकेट क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। अगर फेक लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है तो रिजेक्ट कर दो। अगर मैंने रिजेक्ट नहीं किया तो ये एक्सेप्ट मान लिया जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है, पक्का? चलो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, वेरिफिकेशन कर लिया, पल्लू को छोड़ के सबको मिल रहा है, पल्लू को छोड़ के सबको मिल रहा है क्योंकि मैंने उसको इन्फॉर्म कर दिया। अब क्या दूंगी तुम्हें, पैसे दूंगी। पैसा एक अकाउंट में अलग से रखूंगी, ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट, और उसमें पूरा पैसा जितना भी तुम्हारा बनता है उस अकाउंट में रख दूंगी। अब उस अकाउंट से धीरे 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 आपके अकाउंट में सारे पैसे जाएंगे। एंटायर सम ड्यू जो भी है देने का फॉर द बाय बैक कंपनी विद इन 7 days फॉर द टाइमिंग, उस सेपरेट अकाउंट में पूरा पैसा रख दिया, धीरे धीरे जाऊंगी। ठीक है, या तो ये पैसा मैं क्या करूंगी, आपको दे दूंगी। पेमेंट कब करूंगी, जब मैंने आपके ऑफर को अच्छे से वेरीफाई किया और आपको मैंने दे दिया। या फिर मैं क्या कर दूंगी, मेक पेमेंट ऑफ द कंसिडरेशन, या फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, और पल्लू के केस में क्या किया मैंने, रिजेक्ट कर दिया। जिनका रिजेक्ट हो रहा है उनका शेयर सर्टिफिकेट उनको दे दो, भैया कुछ गड़बड़ लग रही है हमें। ठीक है, जिनका एक्सेप्ट हो रहा है उनके शेयर सर्टिफिकेट ले लिए, उसको आगे चल के डिस्ट्रॉय कर दूंगी। कितने दिन के अंदर डिस्ट्रॉय करना था, जब भी बायबैक की पूरी प्रोसेस खत्म होती है वहां से 7 दिन के अंदर डिस्ट्रॉय करने का। डन। अभी क्या चल रहा है, विंडो 15 दिन खत्म, नेक्स्ट 15 दिन में मैंने क्या किया, नेक्स्ट 15 दिन में मैंने क्या किया, वेरीफाई किया। एक बार वेरीफाई हो गया, एक बार वेरीफाई हो गया, वेरीफाई करने के बाद अब पेमेंट चालू कर दी। तुम सबको पेमेंट दे दी, जिनका शेयर सर्टिफिकेट रिटर्न करना था उसको शेयर सर्टिफिकेट रिटर्न कर दिया। अदर पॉइंट टू बी कंसीडर, प्रोपोर्शनेट बेसिस में भी कर सकती हूँ, कंपनी की मर्जी, पूरा बायबैक नहीं करना है ना। मैंने लाया कम था, ओवर हो गया, जैसे इशू लेकर आती हूँ तो ओवर सब्सक्राइब होता है ना, ऐसे बायबैक करने का सोचा था 25, क्या 25 से ज्यादा कर सकती हूँ, 40% लोग आ गए, तो अब मैं क्या करूंगी, प्रपोर्शनेट ही बायबैक करूंगी। अनुकृति के 10,000 है, पूरे 10,000 नहीं करूंगी, इसके 5 करूंगी, इसके 20 है इसके 10 करूंगी, इसके 30 है इसके 15 करूंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओवर अगर होता है तो प्रपोर्शनेट बेसिस में भी बायबैक होता है। कंसेप्ट क्लियर है क्या? चलो अब पूरी प्रोसेस फटाफट, क्या पढ़ा हमने, बायबैक की कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, आर्टिकल में परमिशन। दूसरा क्या पूछा, लिमिट होती है एक, मैक्सिमम लिमिट कितनी है बायबैक करने की, बस 25% ना, 25% ऑफ टोटल पेड अप, जिसमें इक्विटी प्रेफरेंस एंड फ्री रिजर्व। मुझे कंप्लीट आंसर चाहिए नलाई को। चलो, किसी भी साल में कभी भी इक्विटी का 25% क्रॉस नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल देखेंगे। 4th पॉइंट, डेट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक 2:1, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी जो एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस में, क्योंकि फाइनेंस से डीलिंग है तो 6:1 फुल्ली पेड अप को ही बाय बाय करेंगे। तुमने अगर पैसा दिया है तभी तो मैं भी पूरा पैसा तुम्हें दूंगी। नेक्स्ट, 2 बायबैक के बीच में गैप, आपका बायबैक कंप्लीट कब हो जाना चाहिए, जब भी खत्म होता है वहां से 1 साल, जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है वहां से 1 साल के अंदर। कितनी मेथड है, 2, ओपन मार्केट और एम्प्लॉय। एग्जिस्टिंग खत्म हो चुका है, चलो शेयर्स को खत्म भी करना पड़ेगा। कब करोगे, जब भी क्लोज होगा 7 दिन, जब पेमेंट वेमेंट सब हो जाती है तो क्लोज माना जाता है, वहां से 7 दिन के अंदर। क्या बोला इन्होंने यहाँ पर, प्रोहिबिटेड वाला, अभी बायबैक किया 6 महीने तक कुछ करने नहीं देंगे, एक्सेप्ट बोनस दे सकते हो और कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। जरा बताओ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशंस, वारंट, इसॉब, स्वेट, प्रेफरेंस और डिबेंचर्स, है ना, डेट था। चलो, पीरियड ऑफ ऑफर फॉर बायबैक, बायबैक का जो ड्यूरेशन होगा ओपन रहेगा 15 से 30 दिन, लेकिन सारे के सारे लोग अगर हाँ बोलेंगे तो 15 से कम। 15 से कितना कम, रूल्स बताएंगे, लेकिन ज्यादातर साथ ही रहता है। ठीक है, बायबैक का एक रजिस्टर मेंटेन करो, किस किस ने ऑफर लिया था, किस किस को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया शेयर्स, डिस्पैच कर देना। जब भी आरओसी को दोगे वहां से 21 दिन के अंदर, क्यों, क्योंकि आप बदलना दो अपना लेटर। नेक्स्ट, इन्फॉर्म करो, जिस दिन एसआर पास किया था बताओ, ड्यूरिंग द प्रोसेस डिक्लेरेशन दो सॉल्वेंसी का, और क्या लेटर ऑफर दो, और फाइनली जब काम खत्म हो जाएगा तो रिटर्न दे दो कि कंप्लीट हो गया। देन वेरिफिकेशन, जब भी विंडो क्लोज होगी तो 15 दिन के अंदर क्या करने का, वेरीफाई करने का। फिर अकाउंट ओपन करो, उसमें पूरे पैसे सेटल करो, और 7 दिन के अंदर या तो पेमेंट करोगे या तो आप क्या करोगे, शेयर वापस करोगे। अदर पॉइंट, अगर ओवर होता है तो प्रोपोर्शनेट बेसिस में भी किया जा सकता है। ये सब नहीं किया तो किससे गुजरना पड़ेगा,
खुद रीड कर लोगे क्या लिखा है। पहली बार जब बायबैक का प्रपोजल एसआर पास करने वाले थे ना, तो घर पे हमने दे दिया थे 2 डॉक्यूमेंट। पहला नोटिस, साथ में क्या अटैच किया था, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। पूरे बायबैक के बारे में बताओ, पूरे पॉइंट्स, लंबा चौड़ा। बात समझ में आ रही है क्या। ये 2 पॉइंट अगर मैं, ये वाई कंपनी चूज बायबैक, ये समझ में आया, पहले बताओ आया। फटाफट जरा इलस्ट्रेशन रीड करो, 2 पॉइंट अभी रुको और ये इलस्ट्रेशन रीड करो। पीक्यूआर लिमिटेड हैज फॉलोइंग, इक्विटी दिख रहा है, जनरल रिजर्व दिख रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट मिला, सिक्योर्ड लोन मिला। कुछ चीजें काम की, कुछ चीजें काम की नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन, एडवाइस करो मैक्सिमम क्वांटम अप टू द कंपनी कैन बाय बैक। क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। मैक्सिमम क्वांटम अप टू द कंपनी कैन बाय बैक इट शेयर विद दी, अगर लिखा है मैक्सिमम क्वांटम तो हमें याद आएगा 25%। भाई मैक्सिमम क्वांटम क्या बोल दिया, बोर्ड अप्रूवल से और शेयर होल्डर, मतलब दोनों का बताना है। चलो तो 10% किसका कैलकुलेट करेंगे बताओ, इक्विटी। इक्विटी क्या मिल रही है आपको, और इसी का होगा 10%, ठीक है। 25% किसका होगा बताओ, 25% इक्विटी, फ्री रिजर्व। है क्या प्रेफरेंस, नहीं है तो दोनों में सेम ही होगा। अगर प्रेफरेंस दिया होता तो चेंज होता। क्या ये बातें समझ में आ रही है, बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं, निकाल लोगे। इस तरीके के प्रैक्टिकल आते हैं, यहां तक क्लियर है। चलो अब ये 2 कंसेप्ट, हेडिंग पढ़ो। ट्रांसफर टू एप्लीकेशन क्या लिखा है, ओ माय गॉड। अभी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्या होता है बताओ। एक रिजर्व मेंटेन करते हैं जिसमें प्रॉफिट का कुछ कुछ पोर्शन जाता है, ऐसा ही होता है पक्का। क्या ये पढ़ा था आपने, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, अकाउंट्स की क्लास में, है ना। When a company purchase its own share, बहुत इंपॉर्टेंट है, when a company purchase its own share out of free reserve या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कितने सोर्स थे, पहला, दूसरा, तीसरा। इन्होंने पहले 2 की बात करी है। अगर कंपनी अगर कंपनी बायबैक करने का प्लान कर रही है फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, इन्होंने कहा हमारी एक कंडीशन है, पैसा बहुत रखा है बायबैक करने का सोच रहे हो इनसे, एक काम करो, पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में पैसे क्या करो, डाल दो। आप कह रहे हो आपके पास 50 लाख रखे, 10 लाख का बायबैक करने वाले हो, तो एक काम करो 10 लाख का बायबैक करो, 10 लाख अलग से कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डालो, मतलब आपके पास 20 लाख तक होने चाहिए। आप कहोगे आपकी प्रॉफिट में 15 लाख है, कितने हैं 15 लाख, और 10 लाख का बायबैक करने का सोच रहे हो, तो उन्होंने कहा 10 लाख का बायबैक करो, 10 लाख का मुझे फ्री रिजर्व में भी डाल कर दो, पैसे ज्यादा होने चाहिए आपके पास। 10 लाख का क्या होना चाहिए बायबैक, उतना ही इक्वल अमाउंट मुझे क्या इसमें चाहिए, फ्री रिजर्व में। अब मुझे बताओ क्या कर सकती हूँ, क्या प्रॉफिट ही मेरे पास कितना है 15, अगर 10 मैं बायबैक के लिए निकाल लूं तो क्या सीआरआर के लिए 10 निकाल पा रही हूं, नहीं, तो मैं बायबैक नहीं कर पाऊंगी। साफ इन्होंने बोला बायबैक कम करो, फिर 15 है 7 कर सकती हूँ, 7.5, 7.5 बायबैक के लिए लो और 7.5 सीआरआर अब कर सकते हो। तो कुल मिलाकर बायबैक ला रहे हो तो एक बार सोच लेना, हमें प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, हमें डिबेंचर का पैसा रिडीम करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है, हमें इतने पैसे जो रिडीम करने होते हैं तो प्रॉफिट का ही थोड़ा थोड़ा सेव करके रखते हैं, और आप मुंह उठा के बायबैक में दे रहे हो, जीरो कर दे रहे हो। तो प्लीज पहले फ्री रिजर्व के लिए पैसा निकालो, उसके बाद बायबैक करने का सोचना। कंसेप्ट के समझ में आ रहा है क्या, आओ मेरे साथ लैंग्वेज रीड करेंगे। व्हेन अ कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर आउट ऑफ द फ्री एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ परचेज शेल बी ट्रांसफर टू, उतना ही अमाउंट जितना करने का सोच रहे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना, उसके बाद बायबैक करने का सोचना, अदरवाइज भूल जाना। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया, छोटा सा, इस बात को याद रखेंगे, इस बात को याद रखेंगे। बायबैक आईटेक्स कंपनी लेकर आ रही है, किसके लिए लेकर आ रही है, अपनी कंपनी के लिए, अपना अर्निंग पर शेयर कम करना चाहते हैं। साफ बोल दिया नो कंपनी बायबैक थ्रू
अब समझो, थोड़ा सा चाल समझना। हमारी एक नेपेट टाउन वाली सब्सिडरी है, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक काम करना, तू मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीद ले वापस। मैं आईटेस कंपनी, तुम मेरे इक्विटी शोल्डर, डन। नेपेट टाउन मेरी एक सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी समझ में आता है, 51% की होल्डिंग। मैंने उनको क्या कहा, उनको क्या बोला, आपसे आपके शेयर्स खरीदे। साफ बोल दिया है, ये कुछ सर्कमस्टांसेस है जिसमें बायबैक को साफ मना कर दिया है। कोई भी कंपनी अपनी सब्सिडरी के थ्रू अपने कंपनी के शेयर्स खरीदवाएगी नहीं, गलत है ये। चलो इन्वेस्टमेंट कंपनी समझते, क्या होती है इन्वेस्टमेंट कंपनी, बताओ। बताया था लिमिट मैंने, इन्वेस्टमेंट कंपनी 0 से 19% तक का, क्योंकि 20% से क्या हो जाती है, एसोसिएट हो जाती है, ठीक है। कोई भी कंपनी क्या नहीं करवाएगी, अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू बायबैक नहीं कराएगी। मैं बायबैक करूंगी, मैं अपने इक्विटी शोल्डर्स से ही मैं ही शेयर्स खरीद सकती हूँ। मैं इनडायरेक्टली सब्सिडी के थ्रू नहीं करवाऊंगी, मैं इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू नहीं कराऊंगी। यहां तक क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो पक्का। लास्ट पॉइंट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो अक्सर तुम पढ़ते रहते हो, अगर तुम इन डिफॉल्ट में हो तो बायबैक करने का भूल जाओ। आओ, कोई भी कंपनी अगर डिफॉल्ट कर रही है, किसके पेमेंट में, डिपॉजिट, इनका इंटरेस्ट नहीं पे किया आपने, रिडम्पशन डिबेंचर, इनका पैसा नहीं दिया आपने, डिविडेंड डिक्लेयर किया था, इनको पैसे नहीं दिया, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को पैसे नहीं दिए, रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म ऑफ द लोन, इंटरेस्ट पेबल, एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग कंपनी। मतलब क्या बोल दिया आपको, आप डिफॉल्टर कंपनी हो। आप बोल रहे हो आपके पास पैसा पड़ा है और इक्विटी शेयरहोल्डर को रिटर्न करना चाहते हो, जबकि आपका लोन बचा है, आपके प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन बचा है। क्या बातें समझ में आ रही है। अगर आप इन डिफॉल्टिंग कंपनी में हो तो हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, और ये पॉइंट हर जगह तुम देख रहे हो। बोनस करते वक्त भी हमने यही देखा था कि बोनस देने जा रहे हो, डिफॉल्टर क्यों बने हो। अगर तुमने डिफॉल्ट किया है तो इस डिफॉल्ट को क्या बोल दिया, हम बायबैक नहीं करने देंगे। कब तक, ये क्या लिख दिया, पहले इस डिफॉल्ट को ठीक करो, ठीक करने के बाद 3 साल का गैप, उसके बाद बायबैक करोगे। बात समझ में आ रही है, रीड कर रही हूं वापस। बायबैक इज नॉट प्रोहिबिटेड इफ डिफॉल्ट रेमिडिड, मतलब क्या, डिफॉल्ट को ठीक कर दिया है। द पीरियड ऑफ 3 years हो चुके, पहले तो ठीक करो। 4 साल तक ठीक नहीं किया, पहले 4 साल खत्म होंगे जब तक ठीक नहीं हुआ, फिर 3 साल एक्स्ट्रा, मतलब 7 साल हो गए तुम्हारे। मतलब डिफॉल्ट बस ठीक करने से कल नहीं लेकर आ जाओगे, डिफॉल्ट ठीक करने के बाद आपको 3 साल का गैप लेना पड़ेगा, उसके बाद बायबैक। मतलब बायबैक हम ऐसे लाने नहीं देंगे। नो कंपनी परचेज ओन शेयर, आपने एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी, आपने डिविडेंड नहीं दिया, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बस वादे करते रह गए, आपने पैसा नहीं दिया, ये सब डिफॉल्ट। तुम्हारा प्रेजेंटेशन बुक का यही है क्या, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा पॉइंट है, ये भी डिफॉल्ट है। एनुअल रिटर्न, डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड, पनिशमेंट फॉर फेलियर डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन सब में भी अगर आप डिफॉल्टर हो हम नहीं करने देंगे। बाय बैक करोगे तो खुद करोगे, अपनी सब्सिडी का कंधा यूज मत करो, अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी का कंधा यूज मत करो। पहले 2 पॉइंट समझ में आ गए। बाकी के 2 पॉइंट क्या बोलते हैं, किस में डिफॉल्ट कर रहे हो, पेमेंट, प्रेफरेंस, डिपॉजिट, लोन, इन सब में ठीक कर दो, 3 साल के बाद आओ। और लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिविडेंड नहीं दिया, पनिशमेंट में फंसे हो, आप डिफॉल्टर हो, हम आपको बायबैक लाने नहीं देंगे। यहां होता है तुम्हारा पूरा बायबैक का कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर। क्लियर है क्या बच्चों। तो चलो आज की सभा यहां समाप्त करेंगे।